शैतान प्रिया। एक आलीशान घर नहीं, घर कहना गलत होगा। वो एक महल के समान था। 100 एकड़ में फैला वो महल बेहद आलीशान और खूबसूरत था। आज उस घर में काफ़ी चहल पहल थी। तुम लोग जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, मेरा पोता किसी भी समय आता ही होगा। ये है घर की मालकिन और सुपर हेड सुमिता कपूर। तभी पीछे से किसी ने उन्हें अपने गले से लगा लिया और एक चहकती हुई आवाज़ के साथ बोला, शांत हो जाओ डार्लिंग, अभी भाई को आने में 2 घंटे बाकी है। आप इतना क्यों टेंशन ले रही है? दादी ने पीछे खड़े शख्स का कान पकड़ लिया। चुप हो जा नालायक, खुद तो कुछ काम धंधा करता नहीं है, दूसरों को भी मत करने दिया कर। आज तेरा भाई पूरे 5 सालों बाद घर आ रहा है और तू मदद करने के बजाय मुझे भी खुद की तरह फालतू घूमने को कह रहा है। ये है विवान, इस घर का छोटा बेटा। तो अब हम इनका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। नाम तो आप लोगों को पता ही है, तो अब हम इनकी पर्सनैलिटी पर आते हैं। उम्र 20 साल, दिखने में बेहद हैंडसम, बोले तो हर लड़की के सपनों के राजकुमार की तरह 6 फीट की हाइट के साथ 8 चंचल। जब लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं तो शख्स अपने आप स्वीट और चंचल हो ही जाता है। लेकिन इनमें एक बड़ी प्रॉब्लम, अगर गलती से भी इन्हें गुस्सा दिला दिया जाए तो भगवान ही मालिक है। ऐसे तो गुस्सा इनसे 100 किलोमीटर की दूरी पर रहता है, लेकिन जो चाह गया तो जल्दी जाने का नाम नहीं लेता। इनकी जान सबसे ज़्यादा अपने परिवार और अपनी क्यूट सी दोस्त प्रिया में बसती है। अगर कोई इसकी बेइज्जती को गलती से भी चोट पहुंचा दे तो आगे वाली की सामत तय है। अभी कॉलेज के 2nd ईयर में है। तो ये तो हुआ इनका परिचय। विवान ने अपनी दादी से डांट खाकर मुंह फुला लिया। दादी, आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करती। कबीर भाई के आने से पहले ये हाल है, भाई के आ जाने के बाद पता नहीं आप क्या ही करेंगी। उद्धरण चिन्ह। विवान का यूं फुला हुआ मुंह देख दादी उसे प्यार से मानते हुए बोली, तू मेरा सबसे प्यारा पोता है। मैं को हमेशा तुझसे ही सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। दादी की बात सुन विवान जल्दी से अपनी प्यारी दादी को गले लगा लेता है और प्यार से बोलता है, मेरी प्यारी डार्लिंग, नो हाउ मच यू लव मी, यू लव यू माई स्वीट हार्ट। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली एयरपोर्ट पर एक हैंडसम सा नौजवान अपनी प्राइवेट प्लेन से नीचे उतरता है। उसका ऑरा बेहद खौफनाक था। उसके प्लेन के नीचे उतरते ही 20 से 25 स्ट्रेट बॉडीगार्ड्स उसे कवर कर लेते हैं। उसका ऑरा, एटीट्यूड, चलने का स्टाइल, सब कुछ बेहद यूनिक और अट्रैक्टिव था। एयरपोर्ट पर इस वक्त कोई मौजूद नहीं था सिवाय उस शख्स और उसके साथी लोगों के। पूरा एयरपोर्ट उस शख्स ने खाली करवा दिया था। तो अब जान लेते हैं हमारे हीरो यानी हमारी कहानी के मैन डेविल के बारे में। कबीर कपूर यूरोप का बिजनेस किंग और अंडरवर्ल्ड का बेतहाश बादशाह। उम्र महज 25 साल। हैंडसम तो इतना कि पूरी दुनिया में उसके जैसा दूसरा कोई नहीं था और ना ही उसकी खूबसूरती किसी के साथ कंपेयर की जा सकती थी। गोरा रंग, नीली समुद्र से भी गहरी आंखें जो इस वक्त लाल महिम धागे लिए हुए थी। पतले खूबसूरत होंठ और तीखी नाक, कुल मिलाकर उसके फेशियल फीचर्स बेहद शार्प और अट्रैक्टिव थे। हाइट करीबन 6'2" इंच थी और साथ ही में उसकी ताकतवर बॉडी जो उसे और ज़्यादा डेंजरस बनाती थी। कबीर एयरपोर्ट से बाहर निकला और अपनी नीली आंखों पर काले शेड्स चढ़ा लिए। उसके पीछे उसका असिस्टेंट रजत भी उसे फॉलो कर रहा था। इस बंदे की पर्सनैलिटी भी बेहद शानदार है, दिखने में ये भी किसी मॉडल से कम नहीं था। रजत ने आगे बढ़ कबीर की ब्लैक ऑडी का दरवाज़ा खोला, जिस पर कबीर के अंदर बैठते ही उसने गेट बंद किया और खुद भी आगे आ बैठ गया। बॉस, हमें पहले कहाँ जाना है, कपूर मैंशन या ऑफिस? रजत ने पूछा तो कबीर ने अपनी गहरी आवाज़ में 2 टूक जवाब देते हुए बोला, मैंशन। रजत ने ड्राइवर को मैंशन चलने का इंस्ट्रक्शन दे दिया, जिस पर ड्राइवर ने ऑर्डर मिलते ही गाड़ी को आगे मंजिल की ओर बढ़ा दिया। कबीर की गाड़ी के आगे पीछे 5-5 कारें और चल रही थी, जो कि कबीर को प्रोटेक्ट कर रही बॉडीगार्ड्स की कारें थी। अब तक हमने अपने कहानी के किरदारों की बात की, अब आगे। कबीर की ब्लैक एसयूवी कपूर मैंशन के आगे आकर रुकती है। मेन गेट पर खड़े बॉडीगार्ड्स कबीर की गाड़ी को आया देख जल्दी से लोहे के गेट को खोलते हैं। गाड़ी गेट से होते हुए अंदर की ओर बढ़ गई। अंदर का नज़ारा बेहद खूबसूरत था। 2 बड़े बड़े फाउंटेन, जिनमें फुहारे से चलता पानी और गार्डन की हरियाली किसी का भी मन मोह ले। कबीर की कारें एक के बाद एक मैंशन के एंट्रेंस के आगे रुक गई। कबीर अपनी कार से नीचे उतरा और अपनी इमोशनलेस आंखों से काले शेड्स हटाए और एक भरपूर नज़र पूरे मैंशन पर घुमाई, जिसे आज से 5 साल पहले वो छोड़कर गया था। कबीर अपने लंबे डग भरता हुआ मैंशन के अंदर चला गया। अंदर आते ही कबीर को अपनी दादी और भाई दिखे, जो आपस में गपशप करने में मसरूफ थे। ये कबीर कब तक आएगा मुझसे, तो दादी कहते कहते रुक गई, क्योंकि उनकी नज़र कबीर पर पड़ गई।
कबीर को देख दादी की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मेरा बच्चा, दादी की आंखों में पानी भर आया था। आए भी क्यों ना, आखिर आज पूरे 5 साल बाद वो अपने पोते को सामने देख रही थी। कबीर अपनी दादी के पास आया और झुककर उनके पैर छू लिए, जिस पर दादा ने कबार का खूब सारा आशीर्वाद दिया और साथ ही में उसके गले लग गई। कितना समय हो गया तुझे अपने गले से लगाए, और तू जो हमेशा दूर दूर रहता है। इस वक्त दादी बेहद इमोशनल थी। कबीर ने दादी के आंसू पोंछे और नर्म आवाज में बोला, आप रोए नहीं, अब आपके सामने हूँ। दादी ने आंसू पोंछते हुए मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया और इधर उधर नजर घुमाते हुए विवान को ढूंढने लगी, ये विवान कहाँ है। तभी विवान भागते हुए सीढ़ियों से नीचे आया और कबीर के गले लग गया। भाई आप आ गए, आई मिस्ड यू सो मच। कबीर ने प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरा और बोला, मैंने भी। विवान कबीर से अलग हुआ और चाहते हुए बोला, भाई आपको मैं बता नहीं सकता, आज मैं बेहद खुश हूँ। अब आप हमारे साथ रहोगे। कबीर ने एक लंबा समय अपने छोटे भाई और दादी के साथ बिताया। बेटा तुम भी सफ़र से थक गए होंगे, जाओ फ्रेश हो जाओ, फिर तीनों साथ में लंच करेंगे। कबीर अपने रूम में चला गया। उसका कैमरा सेकंड फ्लोर पर सबसे आखिरी कोने में था। कबीर अपने रूम में आया तो सब कुछ वैसा ही था जैसे वो 5 साल पहले छोड़कर गया था। कबीर का कमरा एक बड़े एरिया को कवर करता था। पूरा रूम यूरोपियन स्टाइल में बनाया गया था। कमरे की थीम ग्रे और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में थी। पर्दे भी काले रंग के थे और कमरे के बीचों बीच एक किंग साइज बेड था और साइड कोने में एक मिनी बार भी था। रूम में ही एक अलग से स्टडी रूम और एक बड़ा सा क्लोजेट रूम भी बना हुआ था। कुल मिलाकर उस रूम में ज़रूरत का हर सामान मौजूद था। हर चीज़ बेहद सलीके से रखी गई थी। कबीर को नहीं पसंद था कि कोई भी उसके रूम में आए, उसके कमरे की सफाई तक रोबोट द्वारा होती थी। एक तरह से कबीर रिजर्व पसंद था, जिसे अकेलेपन और ब्लैक एंड वाइट जिंदगी से गहरा लगाव था। कबीर शोवर लेने के लिए बाथरूम में चला गया। उसका बाथरूम भी हद से ज़्यादा बड़ा और आलीशान था। कबीर ने अपने कपड़े उतारे और शोवर के नीचे खड़ा हो गया। उसने अपने दोनों हाथ सामने ग्लास वाल पर टिनका लिए। शोवर का ठंडा पानी कबीर के मजबूत जिस्म को भिगो रहा था। उसका चौड़ा सीना, 8 पैक एब्स, कसी हुई बाजुएं उसे बेहद अट्रैक्टिव बना रही थी। कबीर हर तरह से परफेक्ट था, जिसकी चाह हर लड़की को थी, लेकिन शायद कबीर को किसी की नहीं। एक लंबे शोवर के बाद कबीर खुद को काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रहा था। उसने अपने कैजुअल कपड़े पहने और कमरे से बाहर आ नीचे चला गया। कबीर सीधा डाइनिंग हॉल में चला गया, जहां उसकी प्यारी दादी उसका ही इंतजार कर रही थी। दादी कबीर को आता देख प्यार से उसे बैठने को बोलती है और अपने हाथों से कबीर को खाना सर्व करने लगती है। कबीर ये देख दादी को रोकते हुए बोला, आप क्यों सर्व कर रही है, आप मेरे पास बैठिए, ये है काम करने के लिए। कहते हुए कबीर ने दादी को बिठा दिया, जिस पर सर्वेट सर्व करने लगे। दादी कबीर के पास बैठ गई और उसे प्यार से अपने हाथों से खाना खिलाती हुए बोली, तू इतने सालों बाद घर आया है, आज मुझे अपनी मर्जी चलाने दे। कबीर दादी की बातें सुन उनसे प्यार से कहता है, मुझे पर आपका पूरा हक है। दादी प्यार से उसे खाना खिलाते हुए उसे 5 सालों का हाल चाल पूछती है। बातें करते हुए कबीर का ध्यान विवान पर जाता है, जो इस वक्त वहां मौजूद नहीं था। विवान कहाँ है? उसकी दोस्त का फोन आया था तो बात करने बाहर गया है, आता ही होगा। जैसे ही दादी ने अपनी बात खत्म की, विवान अंदर आते हुए बड़बड़ा रहा था और थोड़े गुस्से में भी लग रहा था। विवान बड़बड़ाता हुआ चेयर पर बैठ गया। दादी जब उसके चेहरे पर गुस्से भरे भाव देखती है तो समझ जाती है विवान क्यों गुस्सा है। क्या हुआ, आज भी नहीं आ रही क्या? दादी की बात सुन विवान रूठा हुआ सा कहता है, हाँ दादी, वो चुड़ैल आज भी नहीं आ रही है, मैं भी बोर हो गया हूँ उसके बिना। दादी हंसपती है, जिस पर कबीर अपनी नज़रें विवान की ओर घुमाते हुए बोला, तुम किसी की बात कर रहे हो? और ये चुड़ैल कौन है? कबीर का सवाल सुन दादी हंसते हुए कहती है, वो कोई चुड़ैल नहीं है, बस ये नालायक उसे गुस्से में अनाप शनाप बोलता रहता है। भाई वो चुड़ैल से कम भी नहीं है, सब दिन मुझे परेशानी करती रहती है और जब उसे डांटता हूँ तो दादी से मेरी शिकायत अलग से कर देती है और सारा इल्ज़ाम मुझ जैसे मासूम पर डाल देती है। आज उसे गए हुए 3 दिन हो चुके हैं और अभी तक वापस नहीं आई। कबीर उसकी बातें सुन कंफ्यूज था कि विवान किसके बारे में बोल रहा है। पर वो है कौन जो तुम्हें इतना परेशान करती है? जिस पर दादी ने जवाब देते हुए कहा, उसका नाम प्रिया है, इस नालायक की बचपन की दोस्त है। 3 दिन पहले अपनी दादी के साथ घूमने गई है और इन महाशय को उसके बिना मन नहीं लग रहा है और ना ही नई नई शैतानियां करने को मिल रही है।
दादी मैं कोई शैतानी नहीं करता और जो भी करती है सब गुड्डू ही करती है, लेकिन इल्जाम सिर्फ मुझे पर ही लगते हैं। उद्धरण चिन्ह। हाँ तो तू कौन सा दूध का धुला है, तू भी उसी के जैसा है। कबीर उनकी बातें सुन मन ही मन बोला, कौन है जो ये दोनों उसकी तारीफें नहीं थक रहे। कब आ रही है वो शैतान की दुकान? दादी ने पूछा। परसों का बोल रही थी, देखते हैं उसका परसों कब आता है। ऐसे ही बातें करते हुए तीनों ने अपना डिनर किया और बाहर गार्डन में चले गए। दादी ने बातों ही बातों में कबीर से साड़ी के बारे में पूछा, बेटा कबीर अब तुम शादी कर लो, मुझे भी अब अपनी पोता बहू चाहिए। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो बता दो, मैं जल्द ही तुम्हारी शादी की तैयारियां शुरू कर दूंगी। उद्धरण चिन्ह। दादी कहते वक्त काफी खुश लग रही थी। दादी की बात पर विवान भी बोल उठा, हाँ भाई जल्दी से बता दे आपने मेरे लिए भाभी ढूंढी है या नहीं। मैं डेम श्योर हूँ आपकी गर्लफ्रेंड तो पक्का होंगी। उद्धरण चिन्ह। दादी और विवान के सवालों को सुन कबीर टेबल पर पड़ी मैगजीन को उठाते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, मेरे पास इन फालतू के कामों के लिए वक्त नहीं है। रही बात शादी की तो फिलहाल मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। कबीर का जवाब सुन दादी थोड़े गुस्से में कहती है, अब तेरी उम्र हो गई है शादी करने की और तेरी कोई गर्लफ्रेंड तक नहीं है, फिर तेरा इतना बड़ा बिजनेसमैन होने का क्या फ़ायदा। विवान भी दादी का साथ देते हुए कहता है, हाँ भाई आप कितने बोरिंग हो, एक गर्लफ्रेंड तो होनी ही चाहिए। मेरी तो कॉलेज में 20 गर्लफ्रेंड थी पर अब एक ही है, उस चुड़ैल की वजह से मेरी 19 गर्लफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप हो गया। दादी उसकी बात सुन हंसते हुए बोली, वो दो भी कैसे बच गई? अभी उसे उन दोनों के बारे में पता नहीं है, जिस दिन पता लग गया मेरी लंका लगना तो तय है। दादी उसकी बातों को सुन हंसते हुए बोली, तू इसी का लायक है, जरूर तू उसे छेड़ता होगा, तभी बदला लेने के लिए वो तेरी गर्लफ्रेंड्स को टिकने नहीं देती। कबीर वापस से प्रिया का जिक्र सुन उन दोनों की तरफ देखने लगा। प्रिया का टॉपिक स्टार्ट होते ही दोनों कबीर की शादी का टॉपिक भूल ही गए, जिससे कबीर को थोड़ी राहत मिली। ऐसे ही बातें करते हुए तीनों अपने अपने कमरे में चले गए। कबीर अपने कमरे में आकर रजत को फ़ोन करता है और ऑफिस की अपडेट लेता है। फ़ोन रखने के बाद कबीर अपना लैपटॉप उठता है और कमरे में ही बने स्टडी रूम में चला गया। प्रिया की बातें। अब तक हमने अपने कहानी के किरदारों की बात की, अब आगे। कबीर की ब्लैक एसयूवी कपूर मैंशन के आगे आकर रुकती है। मेन गेट पर खड़े बॉडीगार्ड्स कबीर की गाड़ी को आया देख जल्दी से लोहे के गेट को खोलते हैं। गाड़ी गेट से होते हुए अंदर की ओर बढ़ गई। अंदर का नज़ारा बेहद खूबसूरत था। दो बड़े बड़े फाउंटेन जिनमें फुहारे से चलता पानी और गार्डन की हरियाली किसी का भी मन मोह ले। कबीर की कारें एक के बाद एक मैंशन के एंट्रेंस के आगे रुक गई। कबीर अपनी कार से नीचे उतरा और अपनी इमोशनलेस आंखों से काले शेड्स हटाए और एक भरपूर नज़र पूरे मैंशन पर घुमाई जिसे आज से 5 साल पहले वो छोड़कर गया था। कबीर अपने लंबे डग भरता हुआ मैंशन के अंदर चला गया। अंदर आते ही कबीर को अपनी दादी और भाई दिखे जो आपस में गपशप करने में मसरूफ थे। ये कबीर कब तक आएगा मुझसे, तो दादी कहते कहते रुक गई क्योंकि उनकी नज़र कबीर पर पड़ गई। कबीर को देख दादी की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मेरा बच्चा, दादी की आंखों में पानी भर आया था। आए भी क्यों ना, आखिर आज पूरे 5 साल बाद वो अपने पोते को सामने देख रही थी। कबीर अपनी दादी के पास आया और झुककर उनके पैर छू लिए, जिस पर दादी ने कबीर को खूब सारा आशीर्वाद दिया और साथ ही में उसके गले लग गई। कितना समय हो गया तुझे अपने गले से लगाए और तू जो हमेशा दूर दूर रहता है। इस वक्त दादी बेहद इमोशनल थी। कबीर ने दादी के आंसू पोंछे और नर्म आवाज में बोला, आप रोए नहीं, अब आपके सामने हूँ। दादी ने आंसू पोंछते हुए मुस्कुराते हुआ में सर हिलाया और इधर उधर नजर घुमाते हुए विवान को ढूंढने लगी। ये विवान कहाँ है? तभी विवान भागते हुए सीढ़ियों से नीचे आया और कबीर के गले लग गया। भाई आप आ गए, आई मिस्ड यू सो मच। कबीर ने प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरा और बोला, मैंने भी। विवान कबीर से अलग हुआ और चहकते हुए बोला, भाई आपको मैं बता नहीं सकता, आज मैं बेहद खुश हूँ। अब आप हमारे साथ रहोगे। कबीर ने एक लंबा समय अपने छोटे भाई और दादी के साथ बिताया। बेटा तुम भी सफ़र से थक गए होंगे, जाओ फ्रेश हो जाओ, फिर तीनों साथ में लंच करेंगे। कबीर अपने रूम में चला गया। उसका कमरा सेकंड फ्लोर पर सबसे आखिरी कोने में था। कबीर अपने रूम में आया तो सब कुछ वैसा ही था जैसे वो 5 साल पहले छोड़कर गया था। कबीर का कमरा एक बड़े एरिया को कवर करता था। पूरा रूम यूरोपियन स्टाइल में बनाया गया था। कमरे की थीम ग्रे और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में थी।
पर्दे भी काले रंग के थे और कमरे के बीचों बीच एक किंग साइज बेड था और साइड कोने में एक मिनी बार भी था। रूम में ही एक अलग से स्टडी रूम और एक बड़ा सा क्लोजेट रूम भी बना हुआ था। कुल मिलाकर उस रूम में ज़रूरत का हर सामान मौजूद था। हर चीज़ बेहद सलीके से रखी गई थी। कबीर को नहीं पसंद था कि कोई भी उसके रूम में आए, उसके कमरे की सफाई तक रोबोट द्वारा होती थी। एक तरह से कबीर रिजर्व पसंद था जिसे अकेलेपन और ब्लैक एंड वाइट जिंदगी से गहरा लगाव था। कबीर शोवर लेने के लिए बाथरूम में चला गया। उसका बाथरूम भी हद से ज़्यादा बड़ा और आलीशान था। कबीर ने अपने कपड़े उतारे और शोवर के नीचे खड़ा हो गया। उसने अपने दोनों हाथ सामने ग्लास वाल पर टिका लिए। शोवर का ठंडा पानी कबीर के मजबूत जिस्म को भिगो रहा था। उसका चौड़ा सीना, 8 पैक एब्स, कसी हुई बाजुएं उसे बेहद अट्रैक्टिव बना रही थी। कबीर हर तरह से परफेक्ट था, जिसकी चाह हर लड़की को थी, लेकिन शायद कबीर को किसी की नहीं। एक लंबे शोवर के बाद कबीर खुद को काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रहा था। उसने अपने कैजुअल कपड़े पहने और कमरे से बाहर आ नीचे चला गया। कबीर सीधा डाइनिंग हॉल में चला गया जहां उसकी प्यारी दादी उसका ही इंतजार कर रही थी। दादी कबीर को आता देख प्यार से उसे बैठने को बोलती है और अपने हाथों से कबीर को खाना सर्व करने लगती है। कबीर ये देख दादी को रोकते हुए बोला, आप क्यों सर्व कर रही है? आप मेरे पास बैठिए, ये है काम करने के लिए। कहते हुए कबीर ने दादी को बिठा दिया, जिस पर सर्वेंट सर्व करने लगे। दादी कबीर के पास बैठ गई और उसे प्यार से अपने हाथों से खाना खिलाती हुए बोली, तू इतने सालों बाद घर आया है, आज मुझे अपनी मर्जी चलाने दे। कबीर दादी की बातें सुन उनसे प्यार से कहता है, मुझे पर आपका पूरा हक है। दादी प्यार से उसे खाना खिलाते हुए उसे 5 सालों का हाल चाल पूछती है। बातें करते हुए कबीर का ध्यान विवान पर जाता है, जो इस वक्त वहां मौजूद नहीं था। विवान कहाँ है? उसकी दोस्त का फोन आया था तो बात करने बाहर गया है, आता ही होगा। जैसे ही दादी ने अपनी बात खत्म की, विवान अंदर आते हुए बड़बड़ा रहा था और थोड़े गुस्से में भी लग रहा था। विवान बड़बड़ाता हुआ चेयर पर बैठ गया। दादी जब उसके चेहरे पर गुस्से भरे भाव देखती है तो समझ जाती है विवान क्यों गुस्सा है। क्या हुआ, आज भी नहीं आ रही क्या? दादी की बात सुन विवान रूठा हुआ सा कहता है, हाँ दादी, वो चुड़ैल आज भी नहीं आ रही है, मैं भी बोर हो गया हूँ उसके बिना। दादी हंसपती है, जिस पर कबीर अपनी नज़रें विवान की ओर घुमाते हुए बोला, तुम किसी की बात कर रहे हो? और ये चुड़ैल कौन है? कबीर का सवाल सुन दादी हंसते हुए कहती है, वो कोई चुड़ैल नहीं है, बस ये नालायक उसे गुस्से में अनाप शनाप बोलता रहता है। भाई वो चुड़ैल से कम भी नहीं है, सब दिन मुझे परेशानी करती रहती है और जब उसे डांटता हूँ तो दादी से मेरी शिकायत अलग से कर देती है और सारा इल्जाम मुझ जैसे मासूम पर डाल देती है। आज उसे गए हुए 3 दिन हो चुके हैं और अभी तक वापस नहीं आई। कबीर उसकी बातें सुन कंफ्यूज था कि विवान किसके बारे में बोल रहा है। पर वो है कौन जो तुम्हें इतना परेशान करती है? जिस पर दादी ने जवाब देते हुए कहा, उसका नाम प्रिया है, इस नालायक की बचपन की दोस्त है। 3 दिन पहले अपनी दादी के साथ घूमने गई है और इन महस्य को उसके बिना मन नहीं लग रहा है और ना ही नई नई शैतानियां करने को मिल रही है। दादी में कोई शैतानी नहीं करता और जो भी करती है सब गुड्डू ही करती है, लेकिन इल्जाम सिर्फ मुझे पर ही लगते हैं। हाँ तो तू कौन सा दूध का धुला है, तू भी उसी के जैसा है। कबीर उनकी बातें सुन मन ही मन बोला, कौन है जो ये दोनों उसकी तारीफें शैतानियां गिनवाते नहीं थक रहे। कब आ रही है वो शैतान की दुकान? दादी ने पूछा। परसों का बोल रही थी, देखते हैं उसका परसों कब आता है। ऐसे ही बातें करते हुए तीनों ने अपना डिनर किया और बाहर गार्डन में चले गए। दादी ने बातों ही बातों में कबीर से साड़ी के बारे में पूछा। बेटा कबीर, अब तुम शादी कर लो, मुझे भी अब अपनी पोता बहू चाहिए। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो बता दो, मैं जल्द ही तुम्हारी शादी की तैयारियां शुरू कर दूंगी। दादी कहते वक्त काफ़ी खुश लग रही थी। दादी की बात पर विवान भी बोल उठा, हाँ भाई, जल्दी से बता दो, आपने मेरे लिए भाभी ढूंढी है या नहीं? मैं डेम श्योर हूँ आपकी गर्लफ्रेंड तो पक्का होंगी। दादी और विवान के सवालों को सुन कबीर टेबल पर पड़ी मैगजीन को उठाते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, मेरे पास इन फालतू के कामों के लिए वक्त नहीं है। रही बात शादी की तो फिलहाल मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। कबीर का जवाब सुन दादी थोड़े गुस्से में कहती है, अब तेरी उम्र हो गई है शादी करने की और तेरी कोई गर्लफ्रेंड तक नहीं है, फिर तेरा इतना बड़ा बिजनेसमैन होने का क्या फ़ायदा? विवान भी दादी का साथ देते हुए कहता है, हाँ भाई, आप कितने बोरिंग हो।
एक गर्लफ्रेंड तो होनी ही चाहिए, मेरी तो कॉलेज में 20 गर्लफ्रेंड थी, पर अब एक ही है। उस चुड़ैल की वजह से मेरी 19 गर्लफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप हो गया। दादी उसकी बात सुन हंसते हुए बोली, वो दो भी कैसे बच गई? अभी उसे उन दोनों के बारे में पता नहीं है। जिस दिन पता लग गया मेरी लंका लगना तो तय है। दादी उसकी बातों को सुन हंसते हुए बोली, तू इसी के लायक है, जरूर तू उसे छेड़ता होगा, तभी बदला लेने के लिए वो तेरी गर्लफ्रेंड्स को टिकने नहीं देती। कबीर वापस से प्रिया का जिक्र सुन उन दोनों की तरफ देखने लगा। प्रिया का टॉपिक स्टार्ट होते ही दोनों कबीर की शादी का टॉपिक भूल ही गए, जिससे कबीर को थोड़ी राहत मिली। ऐसे ही बातें करते हुए तीनों अपने अपने कमरे में चले गए। कबीर अपने कमरे में आकर रजत को फ़ोन करता है और ऑफिस की अपडेट लेता है। फ़ोन रखने के बाद कबीर अपना लैपटॉप उठता है और कमरे में ही बने स्टडी रूम में चला गया। अगले दिन कबीर सुबह 4 बजे उठा। उसका ये रोज का रूटीन था। चाहे वो रात को 2 बजे ही क्यों ना सोया हो, उसकी आंख 4 बजते ही खुल जाती थी। कबीर बेड से उठा और फ्रेश होने बाथरूम में चला गया। फ्रेश होने के बाद कबीर घर में बने जिम चला गया। घर में हर तरह की सुविधाएं थी। महल जितना बड़ा था उतना ही खूबसूरती से सजाया भी गया था। कबीर ने जिम में लगभग 2 घंटों तक एक्सरसाइज की। इन 2 घंटों में कबीर का पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो चुका था। बॉडी के हर कव बिल्कुल कस चुके थे। कबीर ने अपनी एक्सरसाइज रोकी और खिड़की के पास खड़ा हो गया, जहां सुबह की ठंडी ठंडी हवा मध्यम गति से चल रही थी। अभी कुछ ही समय बिता था कि एक सर्वेंट ट्रे में एनर्जी ड्रिंक और पानी की बोतल लेके आया। सर्वेंट ने सामान कबीर के आगे कर दिया। कबीर ने पानी की बोतल को लिया और उसे अपने सिर पर उड़ेल दिया। उसने अपने गीले बालों को झटकते हुए पीछे के ओर किया। इस हरकत पर वो बेहद हैंडसम लग रहा था। एक पल के लिए तो वो सर्वेंट भी उसे देखता रह गया। कबीर ने एनर्जी ड्रिंक ली और पीते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ गया। कबीर अपने कमरे में आया और ऑफिस के लिए रेडी हो गया। आज उसने ब्लैक कलर का थ्री पीस सूट पहना था। हाथों में चमचमाती घड़ी, शाइन करते लेदर के ब्लैक शूज, झेल से सेट किए हुए उसके काले बाल और हर तरफ से परफेक्ट लुक। कबीर के क्लोजेट में ऐसी कई वॉचेस, सनग्लासेस, बिजनेस सूट देखने को मिल सकते हैं जिनकी कीमत करोड़ों में थी। आम आदमी के लिए ये सब अफोर्ड करना एक सपने के बराबर था। कबीर ने अपना मेल परफ्यूम उसे किया और नीचे हॉल में आ गया, जहां उसकी दादी भगवान की आरती कर रही थी। कबीर वही हॉल में सोफे पर बैठ गया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल सुनीय थे, जहां किसी भी चीज का कोई भाव नहीं था। दादी आरती पूरी कर कबीर के पास आ गई। कबीर ने उनके पैर छुए तो दादी ने प्यार से कबीर को आशीर्वाद दिया। दादी भी कबीर के पास सोफे पर बैठ गई। कबीर ने विवान के बारे में पूछा तो दादी ने कहा, वो 9 बजे से पहले नहीं उठने वाला। कबीर ने बस हाँ में सर हिलाया। सर्वेंट्स ने कबीर को उसकी ब्लैक कॉफ़ी और न्यूज़पेपर दिया और वहां से चले गए। कबीर को इतनी सुबह तैयार हुआ देख दादी ने पूछा, बेटा इतनी सुबह कहाँ जाने को तैयार हुए हो? मैं आज ऑफिस जा रहा हूँ। मैंने अपना हेड ऑफिस दिल्ली में ही सेटअप कर लिया है, जिससे मुझे अब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। कबीर का जवाब सुन दादी खुश हो जाती है कि अब उसका पोता यही रहेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी घर के बाहर एक ब्लैक कार गेट के अंदर आती है। उस कार से एक लड़की उतरती है जो दिखने में बेहद खूबसूरत थी। शायद उसके लिए खूबसूरत शब्द भी उसकी प्रिया किस्ट कबीर खूबसूरती के आगे बेहद छोटा था। अगर उसकी तुलना किसी अप्सरा से भी की जाए तो ये उसकी खूबसूरती की तौहीन थी। उस लड़की के होठों पर एक गहरी और मन को भा लेने वाली खूबसूरत सी मुस्कान थी। उसने अपने कदमों का रुख तेजी से घर की ओर कर लिया। घर के अंदर आते ही उसने हॉल में बैठे कबीर को पीछे से अपने गले लगा लिया और अपनी सहज सी मीठी आवाज में चहकती हुई बोली, आई मिस यू सो मच डैडी। और कहते कहते उसने कबीर के गाल पर अपने होंठ टिका उसे चुम लिया। कबीर एकदम से हुए इंसिडेंट से स्तब्ध था। उस लड़की के खूबसूरत हाथ को उसके सीने पर लिपटे हुए थे और दूसरा उसके मुलायम होठों को अपने गाल पर महसूस कर उसकी धड़कनें एकदम से बढ़ गई। उसकी आंखें एकदम स्थिर थी। उस लड़की की आवाज़ इतनी ज़्यादा मीठी थी कि कबीर को अपने कानों में शहद घुलता हुआ महसूस हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि यह क्या है, तो यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो उस लड़की को हुई। बात यह है कि यह लड़की और कोई नहीं, हमारी कहानी की लिटिल और बेहद प्यारी हीरोइन है। नाम है प्रिया, प्यार से सब इसे पीहू बुलाते हैं। उम्र 18 साल, हाइट 5.5 फीट, हल्के भूरे सुनहरे कमर से नीचे तक लहराते लंबे बाल, हिरनी सी खूबसूरत ग्रे आइज, गोरा
रंग, इसके आगे तो दूध भी फीका लगे, एकदम लाल होंठ जैसे शरीर का सारा खून उसके होठों में ही जबत हो। छोटी सी नाक, गहरी पलकें, दिखने में बेहद ही खूबसूरत और स्वभाव की बेहद मासूम, चंचल, और विवान ने इनकी तारीफें तो की ही थी तो समझ जाओ। तो गलतफहमी यह हुई थी कि कबीर जिस सोफे पर बैठा था वो गेट के अपोजिट साइड था, जिससे कबीर की पीठ गेट की ओर थी। जब प्रिया घर के अंदर आई तो उसने कबीर को विवान समझ गले लगा लिया। जब दादी ने प्रिया को कबीर के गले लगते हुए देखा तो वह थोड़ा परेशान हो गई, क्योंकि दादी को पता था उनके पोते का स्वभाव कितना खरा है और कहीं प्रिया की इस हरकत पर कबीर उसे डांट ना दे। जब प्रिया को कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला तो वो कबीर से अलग होकर उसके आगे आई तो विवान की जगह किसी और को देख चौंक गई, क्योंकि उसने तो विवान समझ के कबीर को गले लगा लिया था। जब उसने कबीर की लाल आंखें देखी तो वह थोड़ा डर गई। उसने जल्दी से कबीर से माफ़ी मांगते हुए मासूमियत से कहा, सॉरी अंकल, मुझे लगा कि यह टेडी है तो मैं गलती से आपके गले लग गई। उसने बेहद क्यूट सा फेस बना के बोला था, जिसे कोई भी कितना भी गुस्सा क्यों ना हो उसका भोला चेहरा और मीठी बोली में सब कुछ भूल जाए। तो हमारे हीरो किस खेत का मुला है। जब प्रिया कबीर से अलग हुई तो वो अपने सेंसेस में वापस आया और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी कि किसी ने बिना उसकी मर्जी को छुआ कैसे, और वो भी एक लड़की ने। लेकिन जब प्रिया उसके बिल्कुल सामने आ खड़ी हुई तो इस बार वो अपनी पलकें झपकाना ही भूल गया। उसे अपने बंजर दिल में फूल खिलते हुए महसूस हो रहे थे। उसकी गहरी नीली आंखें तो बस अपने सामने खड़ी लड़की के प्यारे से पप्पी फेस पर जम सी गई। उसकी नीली आंखें कभी प्रिया की सहमी आंखों पर टिकती तो कभी फिसलते हुए उसके होठों पर रुक जाती, लेकिन कबीर ने जैसे ही प्रिया के मुंह से अंकल सुना उसकी आंखें सर्द हो उठी। वही जब प्रिया ने कबीर को अंकल कहा उसी वक्त रजत भी अंदर भा रहा था। अपने हैंडसम बॉस के लिए किसी लड़की के मुंह से अंकल सुन उसे जोर का झटका लगा। उसने मन ही मन उस बेवकूफ़ लड़की की और नज़रें घुमाई तो उसकी आंखों का आकर हद से ज़्यादा बड़ा हो गया। माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटी। उसके खुले मुंह से बस इतने ही शब्द निकले, लेकिन अपने बॉस से आती ठंडी वाइब्स को महसूस कर रजत भगवान से प्रार्थना करने लगा कि कबीर इस खूबसूरत लड़की को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। रजत कबीर के साथ लंबे समय से था। उसे कबीर के बारे में बहुत कुछ पता था और उसके बिहेवियर से तो वो नस नस से वाकिफ था। कबीर को लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि लड़कियां उसे देखते ही उसे चिपकने की कोशिश करती और उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे बस अपने काम से मतलब था। कई लड़कियों ने कबीर के पास आने की कोशिश की और कईयों ने तो उसके ड्रिंक्स में ड्रग डाल उसके साथ रात गुजारने की हिम्मत तक की थी, लेकिन उसके बॉडीगार्ड के रहते ये सब इम्पॉसिबल था। जिन लड़कियों ने भी कबीर के साथ ऐसी वैसी हरकत करने कोशिश की उनका आज तक कोई पता नहीं लगा पाया, भले ही उनका बैकग्राउंड कितना ही स्ट्रांग क्यों ना हो। इधर कबीर प्रिया के मुंह से अंकल सुन हाइपर हो गया था। वो कुछ कहने ही वाला था कि दादी ने जल्दी से प्रिया को अपने पास बुलाया और कबीर से इंट्रोडक्शन करवाते हुए बोली, पीहू बच्चे, ये मेरा बड़ा पोता है कबीर, कल ही अब्रॉड से इंडिया आया है। और कबीर, यह है प्रिया, हमारे पड़ोस में ही रहती है और विवान की बचपन की दोस्त। कल हम इसके बारे में ही बात कर रहे थे। कबीर ने बिना अपनी नज़रें प्रिया से हटाए हुए अपनी कोल्ड वॉइस में बोला। प्रिया को कबीर से काफ़ी डर महसूस हो रहा था। उसने होले से कबीर की ओर देखा और हेलो बोला, जिस पर कबीर की इंटेंस नज़रें उस पर और गहरी हो गई। प्रिया ने फट से अपनी नज़रें फेर ली, उसे कबीर की ओर और नहीं देखना था। प्रिया ने दादी को जोर से हक किया और बोला, मेरी प्यारी दादी, मैंने आपको बहुत बहुत मिस किया। चल झूठी, अगर मिस किया होता तो इतने दिन हमसे दूर थोड़ी ना रहती। दादी झूठा रूठते हुए कहा तो प्रिया थोड़ी मायूस हो गई और अपने गले को चुटकी में पकड़ते हुए मासूमियत से बोली, सच्ची दादी, मैंने आपको मिस किया था। और सॉरी, मैं लेट हो गई, लेकिन अब मैं आ गई हूँ ना, अब आपको छोड़कर नहीं जाओगी। दादी हंस पड़ी और उसके गाल पर प्यार से हाथ रखते हुए उसके सफ़र के बारे में पूछने लगी, जिस पर प्रिया खुशी खुशी सब कुछ दादी को बता रही थी। बोलते वक्त उसके क्यूट क्यूट एक्सप्रेशंस, मटकते हाथ और सबसे खूबसूरत उसकी मुस्कान, ये सब कबीर बहुत गौर से देख रहा था। प्रिया की बातों को सुन अचानक ही उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर की ओर उठ गए, जिससे शायद वो खुद अनजान था। इधर जब रजत ने अपने बॉस को स्माइल करते हुए देखा तो यह उसके लिए सुबह का दूसरा शौक था, क्योंकि उसने अगर तक कबीर के चेहरे पर मुस्कान तो छोड़ो कभी कोई भाव नहीं देखे थे। आज उसके अगले दिन कबीर सुबह 4 बजे उठा। उसका ये रोज का रूटीन था। चाहे वो रात को 2 बजे ही क्यों ना सोया हो, उसकी आंख 4 बजते ही खुल जाती थी।
कबीर बेड से उठा और फ्रेश होने बाथरूम में चला गया। फ्रेश होने के बाद कबीर घर में बने जिम चला गया। घर में हर तरह की सुविधाएं थी। महल जितना बड़ा था उतना ही खूबसूरती से सजाया भी गया था। कबीर ने जिम में लगभग 2 घंटों तक एक्सरसाइज की। इन 2 घंटों में कबीर का पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो चुका था। बॉडी के हर कव बिल्कुल कस चुके थे। कबीर ने अपनी एक्सरसाइज रोकी और खिड़की के पास खड़ा हो गया जहां सुबह की ठंडी ठंडी हवा मध्यम गति से चल रही थी। अभी कुछ ही समय बिता था कि एक सर्वेंट ट्रे में एनर्जी ड्रिंक और पानी की बोतल लेके आया। सर्वेंट ने सामान कबीर के आगे कर दिया। कबीर ने पानी की बोतल को लिया और उसे अपने सिर पर उड़ेल दिया। उसने अपने गीले बालों को झटकते हुए पीछे के ओर किया। इस हरकत पर वो बेहद हैंडसम लग रहा था। एक पल के लिए तो वो सर्वेंट भी उसे देखता रह गया। कबीर ने एनर्जी ड्रिंक ली और पीते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ गया। कबीर अपने कमरे में आया और ऑफिस के लिए रेडी हो गया। आज उसने ब्लैक कलर का थ्री पीस सूट पहना था। हाथों में चमचमाती घड़ी, शाइन करते लेदर के ब्लैक शूज, झेल से सेट किए हुए उसके काले बाल और हर तरफ से परफेक्ट लुक। कबीर के क्लोजेट में ऐसी कई वॉचेस, सनग्लासेस, बिजनेस सूट देखने को मिल सकते हैं जिनकी कीमत करोड़ों में थी। आम आदमी के लिए ये सब अफोर्ड करना एक सपने के बराबर था। कबीर ने अपना मेल परफ्यूम उसे किया और नीचे हॉल में आ गया जहां उसकी दादी भगवान की आरती कर रही थी। कबीर वही हॉल में सोफे पर बैठ गया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल सुनीय थे, जहां किसी भी चीज का कोई भाव नहीं था। दादी आरती पूरी कर कबीर के पास आ गई। कबीर ने उनके पैर छुए तो दादी ने प्यार से कबीर को आशीर्वाद दिया। दादी भी कबीर के पास सोफे पर बैठ गई। कबीर ने विवान के बारे में पूछा तो दादी ने कहा, वो 9 बजे से पहले नहीं उठने वाला। कबीर ने बस हाँ में सर हिलाया। सर्वेंट्स ने कबीर को उसकी ब्लैक कॉफ़ी और न्यूज़पेपर दिया और वहां से चले गए। कबीर को इतनी सुबह तैयार हुआ देख दादी ने पूछा, बेटा इतनी सुबह कहाँ जाने को तैयार हुए हो? बिगाड़ दिया। आंखों पर आईलाइनर और विवान क्लीन सेव ही रखता था तो उसने मुझे भी बना दी। माथे पर ब्लैक मार्कर से काला टिका बना दिया और साथ ही में उसकी नाक को भी काला कर दिया। लेकिन फिर भी उसे कमी लगी। उसने रेड मार्कर लिया और विवान के होठों को रंग दिया। बेचारे का हैंडसम फेस अब किसी जोकर से कम नहीं लग रहा था। सब कुछ हो जाने के बाद प्रिया ने विवान के चेहरे की ओर देखा तो उसकी जोर से हंसी फूट पड़ी, लेकिन उसने जल्दी से अपने मुंह को दोनों हाथों से ढका और खुद को मुश्किल से कंट्रोल करते हुए विवान के साथ ढेर सारी सेल्फी और फोटो खींच ली। प्रिया उसका चेहरा देख बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल कर रही थी। फिर उसने विवान के कान में जोर से चिल्ला कर कहा, उठ जाओ टेडी। इतनी जोर की आवाज से विवान हड़बड़ा के उठ गया। जब उसने सामने देखा तो गुस्सा होने के बजाय खुश हो गया और जोर से प्रिया को गले लगाते हुए बोला, भूतनी तू आ गई, मैंने तुझे कितना मिस किया यार। विवान ने हक ब्रेक करते हुए कहा, पर तू तो कल आने वाली थी ना, आज कैसे? वो तो तुम्हें सरप्राइज करना चाहती थी, इसलिए अब जल्दी जाओ, फ्रेश हो जाओ, बाद में ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। हाँ, तू 5 मिनट रुक, मैं 10 मिनट में आया। विवान जल्दी से बाथरूम में चला गया और प्रिया उसके जाते बेड पर लोट पोट कर हंसने लगी। इधर विवान बेसिन के पास आया और बुर्श उठा बुर्श करने। मैं आज ऑफिस जा रहा हूँ। मैंने अपना हेड ऑफिस दिल्ली में ही सेटअप कर लिया है, जिससे मुझे अब बाहर जाने की जरूरत नहीं। कबीर का जवाब सुन दादी खुश हो जाती है कि अब उसका पोता यही रहेगा। वो दोनों अपने में ही लड़ने में मस्त थे, पर दो नीली आंखें जो कुछ देर पहले शांत थी वो अब गुस्से से लाल हो चुकी थी और बुरी तरह उन दोनों को ही घूर रही थी। कबीर की मुठिया जोरों से कस गई, यहाँ तक कि उसके हाथों की मोटी नसें भी फूल चुकी थी। वो खुद नहीं जानता था कि इस वक्त उसके साथ ये क्या हो रहा है। विवान को प्रिया के इतने करीब देख उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? ये दिल आखिर इतना जल क्यों रहा है? इधर दादी ने हंसते हुए प्रिया से कहा, आते कि इसको परेशान करने लग गई। प्रिया को तो विवान का चेहरा देख हंसी ही नहीं रुक रही थी। हंसते हुए उसने विवान से कहा, अब हट जाओ मोट भालू, दबाकर मार दोगे क्या? दादी ने विवान के कान पकड़कर उसे खड़ा किया और बोली, क्यों परेशान कर रहा है मेरी बच्ची को, हट यहाँ से। विवान नाराज होते हुए दादी से बोला, दादी आपको इसकी गलतियां कभी देखती ही नहीं, अब मैं इसको डांटूं भी नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी घर के बाहर एक ब्लैक कार गेट के अंदर आती है। उस कार से एक लड़की उतरती है जो दिखने में बेहद खूबसूरत थी, शायद उसके लिए खूबसूरत शब्द भी उसकी
कबीर की जलन। दादी और प्रिया अपने में ही खोए हुए थे और कबीर बैठा प्यार से प्रिया की मीठी मीठी बातें सुन रहा था। वो नहीं जानता था कि वो इस वक्त कैसी फीलिंग्स महसूस कर रहा है, लेकिन उसे ये बहुत अच्छा लग रहा था। वो नहीं चाहता था कि उसके सामने बैठी लड़की बोलना बंद करें। वो उससे सुनना चाहता था। प्रिया के क्यूट से एक्सप्रेशन के साथ हाथों को हिलाना, हंसते वक्त उसके चबी गालों पर पड़ते डिंपल उसे एक 5 साल के प्यारे बच्चे का लुक दे रहा था। दादी टैडी कहाँ है? वो अभी तक सो रहा है। क्या अभी तक? प्रिया ने अपने गाल फुला लिए। मुझे तो सुबह सुबह जल्दी उठा देता है और खुद अभी तक सो रहा है। अभी उस मोटे को उठाकर लाती हूँ। हाँ जाओ, फिर साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। प्रिया जल्दी से ऊपर चली गई। कबीर भी उसे जाते हुए देखने लगा और मन ही मन बोला, डोंट यू इग्नोर मी मिस रेड लिप्स आफ्टर हग एंड किस ए ब्यूट, आई विल नॉट स्पेयर यू इजीली एनीमोर। ये सब सोचते हुए कबीर के चेहरे पर मिस्टीरियस एक्सप्रेशन थे। रजत अपने बॉस के स्विंग हो रहे मूड को नोटिस कर रहा था, पर वो उसका दिमाग पढ़ पाने में नाकामयाब रहा। प्रिया के जाने के बाद कबीर ने रजत की ओर देखा, जो कब से उसे ही देख रहा था। कबीर ने एक कोल्ड लुक रजत की डाला तो रजत सकपका गया। फिर उसने अपने बॉस को ग्रीट किया और ऑफिस के अपडेट्स देने लगा। कबीर ने सुना और ओके कह उसके हाथ से फाइल लेके उसे जाने का इशारा किया। रजत भी इशारा मिलते ही वहां से चला गया। तो दादी और कबीर दोनों डिनिंग हॉल में आ गए। दूसरी तरफ जब प्रिया विवान के कमरे में गई तो वहां का नज़ारा ही मसाल्लाह था। विवान अपने बेड पर अपने तकिए को गले लगाए सो रहा था। वो कभी तकिए को किस करता तो कभी हग। प्रिया ने पहले तो जोर से अपना सिर पीट लिया, पर अचानक ही उसके खुराफाती दिमाग में खुराफात ने जन्म लिया और उसके चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। उसने अपने पॉकेट से फ़ोन निकाला और विवान की हरकतों को कैमरे में रिकॉर्ड करने लगी। विवान तो अपने सपने में फुल एंजॉय कर रहा था। पता नहीं किसको नींद में आई लव यू बोल रहा था। प्रिया ने फ़ोन बंद किया और पास पड़ी स्टडी टेबल से ब्लैक और रेड कलर का मार्कर उठा लिया। मार्कर लेके वो विवान के पास आए और उसके चेहरे पर अपना कलाकारी का हुनर पेश करने लगी। प्रिया को पता था विवान की नींद कुंभकर्ण की तरह है, तो वो इतनी आसानी से नहीं उठने वाला। बिगाड़ दिया। आंखों पर आईलाइनर और विवान क्लीन सेव ही रखता था, तो उसने मुझे भी बना दी। माथे पर ब्लैक मार्कर से काला टिका बना दिया और साथ ही में उसकी नाक को भी काला कर दिया। लेकिन फिर भी उसे कमी लगी। उसने रेड मार्कर लिया और विवान के होठों को रंग दिया। बेचारे का हैंडसम फेस अब किसी जोकर से कम नहीं लग रहा था। सब कुछ हो जाने के बाद प्रिया ने विवान के चेहरे की ओर देखा तो उसकी जोर से हंसी फूट पड़ी, लेकिन उसने जल्दी से अपने मुंह को दोनों हाथों से ढका और खुद को मुश्किल से कंट्रोल करते हुए विवान के साथ ढेर सारी सेल्फी और फोटो खींच ली। प्रिया उसका चेहरा देख बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल कर रही थी। फिर उसने विवान के कान में जोर से चिल्ला कर कहा, उठ जाओ टेडी। इतनी जोर की आवाज़ से विवान हड़बड़ा के उठ गया। जब उसने सामने देखा तो गुस्सा होने के बजाय खुश हो गया और जोर से प्रिया को गले लगाते हुए बोला, भूतनी तू आ गई, मैंने तुझे कितना मिस किया यार। विवान ने हक ब्रेक करते हुए कहा, पर तू तो कल आने वाली थी ना, आज कैसे? वो तो तुम्हें सरप्राइज करना चाहती थी, इसलिए अब जल्दी जाओ, फ्रेश हो जाओ, बाद में ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। हाँ तू 5 मिनट रुक, मैं 10 मिनट में आया। विवान जल्दी से बाथरूम में चला गया और प्रिया उसके जाते बेड पर लोट पोट कर हंसने लगी। इधर विवान बेसिन के पास आया और बुर्श उठा बुर्श करने लगा, लेकिन सामने का नज़ारा देख उसके हाथ से ब्रश छुटकर नीचे गिर गया और आव की स्पीड से पीछे दीवार से किसी छिपकली की तरह चिपक कर जोर जोर से भुत भुत चिल्लाने लगा। लेकिन जब रियलाइज हुआ कि मिरर में कोई नहीं वो खुद है, तो उसका दिमाग फट गया। उसको समझने में 1 मिलीसेकंड भी नहीं लगा कि ये सब किसने किया। कुत्ती! वो इतनी जोर से चिल्लाया कि बाहर प्रिया की हंसी 1 सेकंड में गुम हो गई। प्रिया जानती थी अगर अब वो 1 मिनट भी यहाँ रुकी तो आज विवान ब्रेकफास्ट की जगह उसे ही खा जाएगा। वो सो की स्पीड से उठ खड़ी हुई और भागकर गेट की ओर दौड़ लगा दी। प्रिया ने जैसे ही गेट खोला, पीछे से विवान अपना बिगड़ा हुआ हुलिया लिए भागती हुई प्रिया के पीछे दौड़ा। प्रिया तो पहले से ही तैयार थी, वो तो हवा की तरह छू हो गई। विवान इतने गुस्से में था कि वो ये भी भूल गया कि अभी उसकी हालत क्या है। वो प्रिया के पीछे भागने लगा और प्रिया जोर जोर से हंसते हुए आगे आगे भाग रही थी। जब नीचे सबने विवान के चिल्लाने और प्रिया की हंसने की आवाज़ सुनी तो सब उस ओर देखने लगे। पहले तो विवान का हुलिया देखकर सब शौक हो गए, लेकिन होश में आते ही ठहाका मारकर हंसने लगे।
इधर दादी तो हंस हंस कर पागल हुए जा रही थी, पर अपना कबीर तो हंसते और भागते हुए प्रिया में खो चुका था। उसे तो सिर्फ और सिर्फ प्रिया दिख रही थी। प्रिया ने मारकर से उसके पूरे हैंडसम चेहरे का नक्शा। इधर प्रिया पूरे हॉल में भाग रही थी और विवान उसके पीछे। वो तो बस प्रिया को पकड़कर उसे मजा चखाना चाहता था। पूरे मेशन में प्रिया की खिलखिलाहट ऐसे गूंज रही थी मानो किसी बेजान जगह को जान मिल गई हो। सब हंस रहे थे। अब प्रिया भी भागते हुए थक गई थी तो उसकी स्पीड भी कम हो गई। इसी का फायदा उठाकर विवान ने उसे पकड़ लिया और सोफे पे पटक कर उसके ऊपर बैठ गया और उसकी चोटियों को खींचने लगा। अब कहा जाएगी पीहू की बच्ची, ये क्या किया तूने? आज तेरी इन लंबी लंबी चोटियों को उखाड़ कर फेंक दूंगा। वो दोनों अपने में ही लड़ने में मस्त थे, पर दो नीली आंखें जो कुछ देर पहले शांत थी वो अब गुस्से से लाल हो चुकी थी और बुरी तरह उन दोनों को ही घूर रही थी। कबीर की मुठिया जोरों से कस गई, यहाँ तक कि उसके हाथों की मोटी नसें भी फूल चुकी थी। वो खुद नहीं जानता था कि इस वक्त उसके साथ ये क्या हो रहा है। विवान को प्रिया के इतने करीब देख उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? ये दिल आखिर इतना जल क्यों रहा है? इधर दादी ने हंसते हुए प्रिया से कहा, आते कि इसको परेशान करने लग गई। प्रिया को तो विवान का चेहरा देख हंसी ही नहीं रुक रही थी। हंसते हुए उसने विवान से कहा, अब हट जाओ मोट भालू, दबाकर मार दोगे क्या? दादी ने विवान के कान पकड़कर उसे खड़ा किया और बोली, क्यों परेशान कर रहा है मेरी बच्ची को, हट यहाँ से। विवान नाराज होते हुए दादी से बोला, दादी आपको इसकी गलतियां कभी देखती ही नहीं, अब मैं इसको डांटू भी नहीं। ही नहीं, तू मेरी प्यारी बच्ची को नहीं डांट सकता, अब निकल जा यहाँ से। जाकर अपने चेहरे को धो करा। अब विवान को याद आया कि वो तो ऐसे ही बाहर आ गया। उसने चारों ओर नजर घुमाई तो सबको अपनी ओर देखता पा उसका चेहरा लाल हो गया। आज तो उसकी इज्जत का प्रिया ने भाजी पाला बना दिया था। विवान ने फट से अपने चेहरे को हाथों में छुपा लिया, लेकिन अब क्या फायदा जब चिड़िया चुप गई खेत। विवान मेट्रो की स्पीड में मुंह छिपाता हुआ अपने कमरे में भाग गया। जब दादी ने विवान को प्रिया से अलग किया तो कबीर का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। उसे अपने दिल में हो रही जलन से अभी तक निजात नहीं मिला था। इधर विवान के जाते ही प्रिया एक बार फिर जोर जोर से हंसने लगी, जिस पर दादी ने कहा, बदमाश कितनी शैतान है तू, बेचारे का पूरा नक्शा ही बिगाड़ दिया। दादी, उसे परेशान करने में जो मजा है वो दुनिया की किसी चीज में नहीं है। दादी भी उसकी बातों पर हंसने लगी। प्रिया ने दादी को विवान का वीडियो भी बता जिसमें वो किसी सोना का नाम ले रहा था। दादी ने बातों ही बातों में कबीर से साड़ी के बारे में पूछा, बेटा कबीर अब तुम शादी कर लो, मुझे भी अब अपनी पोता बहू चाहिए। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो बता दो, मैं जल्द ही तुम्हारी शादी की तैयारियां शुरू कर दूंगी। दादी कहते वक्त काफी खुश लग रही थी। दादी की बात पर विवान भी बोल उठा, हाँ भाई, जल्दी से बता दो, आपने मेरे लिए भाभी ढूंढी है या नहीं? मैं डेम श्योर हूँ आपकी गर्लफ्रेंड तो पक्का होंगी। दादी और विवान के सवालों को सुन कबीर टेबल पर पड़ी मैगजीन को उठाते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, मेरे पास इन फालतू के कामों के लिए वक्त नहीं है। रही बात शादी की तो फिलहाल मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। कबीर का जवाब सुन दादी थोड़े गुस्से में कहती है, अब तेरी उम्र हो गई है शादी करने की और तेरी कोई गर्लफ्रेंड तक नहीं है, फिर तेरा इतना बड़ा बिजनेसमैन होने का क्या फ़ायदा? विवान भी दादी का साथ देते हुए कहता है, हाँ भाई आप कितने बोरिंग हो, एक गर्लफ्रेंड तो होनी ही चाहिए। मेरी तो कॉलेज में 20 गर्लफ्रेंड थी, पर अब एक ही है। उस चुड़ैल की वजह से मेरी 19 गर्लफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप हो गया। दादी उसकी बात सुन हंसते हुए बोली, वो दो भी कैसे बच गई? अभी उसे उन दोनों के बारे में पता नहीं है, जिस दिन पता लग गया मेरी लंका लगना तो तय है। दादी उसकी बातों को सुन हंसते हुए बोली, तू इसी के लायक है, जरूर तू उसे छेड़ता होगा तभी बदला लेने के लिए वो तेरी गर्लफ्रेंड्स को टिकने नहीं देती। वीडियो देख दादी एक बार फिर हंसने लगी और बोली, तू कब सुधरेगी? प्रिया ने कहा, ये सब छोड़ो दादी, आप ये बताओ ये सोना कौन है? उसकी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। दादी ने कहा, उसकी 2 गर्लफ्रेंड है। ये चुड़ैल कौन है? कबीर का सवाल सुन दादी हंसते हुए कहती है, वो कोई चुड़ैल नहीं है, बस ये नालायक उसे गुस्से में अनाप शनाप बोलता रहता है। भाई वो चुड़ैल से कम भी नहीं है, सब दिन मुझे परेशानी करती रहती है और जब उसे डांटता हूँ तो दादी से मेरी शिकायत अलग से कर देती है और सारा इल्जाम मुझ जैसे मासूम पर डाल देती है। आज उसे गए हुए 3 दिन हो चुके हैं और अभी तक वापस नहीं आई। कबीर उसकी बातें सुन कंफ्यूज था कि विवान किसके बारे में बोल रहा है, पर वो है कौन जो तुम्हें इतना परेशान करती है?
जिस पर दादी ने जवाब देते हुए कहा, उसका नाम प्रिया है, इस नालायक की बचपन की दोस्त है। 3 दिन पहले अपनी दादी के साथ घूमने गई है और इन महस्य को उसके बिना मन नहीं लग रहा है और ना ही नई नई शैतानियां करने को मिल रही है। दादी में कोई शैतानी नहीं करता और जो भी करती है सब गुड्डू ही करती है। लेकिन इल्जाम सिर्फ मुझे पर ही लगते हैं। हाँ तो तू कौन सा दूध का धुला है, तू भी उसी के जैसा है। कबीर उनकी बातें सुन मन ही मन बोला, कौन है जो ये दोनों उसकी तारीफें शैतानियां गिनवाते नहीं थक रहे। कब आ रही है वो शैतान की दुकान, दादी ने पूछा। परसों का बोल रही थी, देखते हैं उसका परसों कब आता है। ऐसे ही बातें करते हुए तीनों ने अपना डिनर किया और बाहर गार्डन में चले गए। प्रिया ने चौंक कर कहा, क्या, पर उसने मुझे तो बताया ही नहीं। दादी ने कहा, तुझे बता के बची हुई गर्लफ्रेंड को भी खो दे। प्रिया ने कहा, क्या दादी आप भी, पर अब तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मुझे तो किसी से भी फ्रेंडशिप नहीं करने देता और खुद कती कितनी सारी फ्रेंड्स है। अब देखना आप कैसे मैं उससे बदला लेती हूँ। प्रिया की बातें सुन सुन दादी ने कहा, ये ती सही है। दूर बेटा कबीर उनकी बातें तो नहीं सुन पा रहा था, पर प्रिया के बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन से उसके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान जरूर थी। प्रिया की इन्फॉर्मेशन। 20 मिनट बाद विवान भी तैयार होकर नीचे आ गया। उसका मुंह अभी भी फुला हुआ था। विवान ने घूर कर प्रिया को देखा जो उससे है अपनी मोती जैसी आंखों से गुस्से से घूर रही थी। विवान ने उससे इग्नोर किया और हॉल टेबल पर बैठ गया और जोर से बोला, दादी मुझे नाश्ता दे दो, कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगा। प्रिया और दादी भी आकर बैठ गई। प्रिया विवान को अभी भी घूर रही थी और उसके बगल में बैठ गई। विवान ने देखा तो पूछा, अब मुझे क्यों घूर रही हो? पहले ही मेरे चेहरे के 12 बजा दिया, कितनी मुश्किल से साफ हुआ था वो। अब पर कुछ बकी है क्या? प्रिया ने उसे घूर कर देखा और डायरेक्ट पूछा, ये सोना कौन है? तुम्हारी नई छिपकली। विवान ने जो खाने का बाइट लिया था वो उसके गले में अटक गया और वो जोर जोर से खांसने लगा। उसे खस्ता देख प्रिया ने पानी का गिलास उसकी ओर बढ़ा दिया। विवान ने भी गिलास ले पानी को एक घुट में ही पी गया। उसने कहा, मैं किसी सोना मोना को नहीं जानता। अच्छा तो दादी ने झूठ बोला कि तुम्हारी 2 गर्लफ्रेंड भी है और मुझे पता तक नहीं। वो बस दोस्त है, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। प्रिया ने कहा, मुझे भी मिलवाना अपनी दोस्त। वैसे नाम क्या है तुम्हारी दोस्त का? नाम मैं क्या रखा है, और वैसे भी तुम उनसे मिलके क्या करोगी? कि प्रिया ने भी कभी तुम पे एहसान किया था? इधर कबीर उसकी हरकतों को एंजॉय कर रहा था, उसे मन मन हंसी आ रही थी, पर चेहरे पर भाव एकदम सख्त थे। ऐसे ही बातें करते हुए सबने नाश्ता किया और हॉल से बाहर आ गए। कबीर अपने रूम में गया और जरूरी सामान लेके बाहर आ गया। वो जब घर के बाहर आया तो देखा प्रिया और विवान कॉलेज जाने के लिए निकल रहे थे। विवान ने कबीर से पूछा, भाई आप ऑफिस जा रहे हैं क्या? तो कबीर ने कहा, हाँ। क्यों, क्या हुआ? तो विवान ने कहा, आप प्रिया को कॉलेज छोड़ देंगे क्या? मुझे बाहर किसी जरूरी काम से जाना है और ऑफिस और कॉलेज एक रास्ते ही है। कबीर की तो मन की मुराद पूरी हो गई, उसने कहा, ठीक है। पर प्रिया ने कहा, मैं अकेली चली जाऊंगी, फिक्र मत करो, तुम जाओ। प्रिया को कबीर के साथ डर लग रहा था सुबह वाली घटना से, इसलिए वो कबीर से दूर रहना चाहती थी। लेकिन प्रिया का मना करना कबीर को गुस्सा दिला रहा था। विवान ने कहा, आज की तो बात है, वापस आते हुए मैं आ जाऊंगा तुम्हें लेने, अब जाओ, भाई को भी देर हो रही। छोड़ो, नाश्ता करो तुम। विवान ने दासी को दुख जो मुंह दबा के हंस रही थी। विवान ने कहा, दादी आप बहुत बुरी है। दादी ने कहा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम ही थे जो सपने सोना सोना कर रहे थे। प्रिया ने कहा, कोई नहीं, आज कॉलेज में मुलाकात करेंगे तुम्हारी दोस्त से। अब अगर मेरे कमरे से चॉकलेट गायब हुई तो भूल जाना अपनी उन चिपकलियों को। गॉट इट? यस गॉट इट, अब नहीं लूंगा चॉकलेट, अब खुश? हाँ ठीक है, चलो माफ किया जाओ, तुम भी क्या याद करोगे। अब तक बॉडीगार्ड भी कबीर की रेंज रोवर ले आए थे। गार्ड ने दरवाजा खोला और कबीर अंदर बैठ गया। प्रिया भी डरते डरते अंदर बैठ गई। कुछ समय बाद कबीर का काफिला निकल गया और विवान भी चला गया। दोनों भाइयों के साथ हमेशा बॉडीगार्ड तैनात रहते थे, लेकिन विवान को गार्ड्स पसंद नहीं थे, इसलिए कभी कभी वो गाइस को चकमा देके अकेले ही निकल जाया करता था। जब कबीर को ये बात पता चलती तो वो उसे खूब डांटता था। कबीर कपूर बहुत फेमस था, साथ ही साथ उसके कई दुश्मन में थे जो मौके की तलाश में रहते थे, पर कबीर की टाइट सिक्योरिटी के चलते उन्हें कोई मौका नहीं मिलता था। इधर गाड़ी में सन्नाटा था, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। कबीर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था।
पर उसका फोकस प्रिया पर ही था जो अपनी उंगलियों को उलझाकर सिर नीचे कर बैठी थी। कबीर ने उसे देखा और बोला, क्या तुम कुछ कहना चाहती गई? कबीर ने उसके क्यूट एक्सप्रेसिवन को देखा तो एक पल उसका मन हुआ कि उसके गाल खींच ले। उसने खुद को कंट्रोल किया और बोला, मी। थोड़ी देर बाद प्रिया का कॉलेज आ गया और ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और बोला, सिर कॉलेज आ गया। कबीर ने बोला, हम। तो प्रिया ने भी उनको धन्यवाद कहा और गाड़ी से नीचे उतर गई। कबीर अपनी कार में बैठा उसे तब तक देखा जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। जब प्रिया चली गई तो कबीर ने कहा, चलो। ऑर्डर मिलते ही ड्राइवर ने गाड़ी को ऑफिस की ओर मोड़ दिया और डाइस के सामने गाड़ी रुकते ही एक गाय ने कबीर की गाड़ी का दरवाजा खोला और बकी के गार्ड ने कबीर को कवर कर लिया। आज ऑफिस के बाहर मीडिया वाली की भीड़ लगी थी। वो तो कब से कबीर का पलके बिनचाए इंतजार कर रही थी। कबीर को देख मीडिया वालों ने कबीर की तस्वीरें लेनी चाहिए, पर गार्ड के रहते वो ऐसा नहीं कर सके। इधर लड़िया तो इतने हैंडसम हंक को देख पागल हुए जा रही थी, पर उन्होंने कबीर के रहते कुछ भी नहीं बोला। कबीर के जाते ही लड़कियों ने तो कबीर की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। इधर कबीर अपने आलीशान केबिन में आया और एक राज की तरह अपनी चेयर पर बैठ गया। कबीर का ऑफिस बेहद शानदार था। वो किसी 7 स्टार होटल से कम नहीं था। एक वहाँ के फर्नीचर की कीमत करोड़ों में थी। कबीर एक पावरफुल बिजनेस में था। उसके सामने अच्छे अच्छे भी पानी भरते थे। करीब 1 घंटे बाद रजत वापस आया। उसने प्रिया की सारी इन्फॉर्मेशन निकल ली थी। रजत के लिए ये सब उसके बाएं हाथ का खेल था। रजत कबीर के अंडरवर्ल्ड के कामों को भी संभालता था। उसके बहुत सारे कनेक्शंस थे जिससे उसे प्रिया की इन्फॉर्मेशन निकलने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। रजत ने कबीर पर नॉक किया तो कबीर ने कम इन कहा। रजत को देख कबीर ने पूछा, काम हो गया? तो रजत ने यस बॉस कहा। रजत ने अपने साथ लाई फाइल को कबीर को पकड़ा दिया। कबीर ने 2 बजे मीटिंग थी तो उसने रजत से कहा कि गुप्ता के साथ मीटिंग है, अरेंज करो। ऑर्डर मिलते ही रजत वहां से चला गया। कबीर ने प्रिया की फाइल को खोला तो सबसे पहले प्रिया की तस्वीर को देखा जिसमें उसने घुटनों तक की बेबी पिंक फ्रॉक पहनी थी। अपनी दोनों हाथों की एक एक उंगली को गले पर रख पाउट बनाया हुआ था। वो बेहद प्यारी एक डॉल की तरह लग रही थी। प्रिया की ऐसी कई सारी फोटोज थी। कबीर ने सबको देखा और संभाल कर ड्रॉवर में रख दिया। फिर उसने फाइल खोली और इन्फॉर्मेशन पढ़ने लगा। कपूर इंडस्ट्री 50 मंजिला थी। कबीर का कबीन सबसे ऊपरी मंजिल पे था जहां से दिल्ली की आबादी देखी जा सकती थी। नाम प्रिया सक्सेना, एज 18, फर्स्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट। फैमिली में दादी सुमित्रा सक्सेना और पिता देव सक्सेना। प्रिया जब पैदा हुई तभी उसकी मां चल बसी थी। प्रिया को अपने पिता से कभी प्यार नहीं मिला। वो शुरू से ही अपनी दादी के साथ रहती थी। पिता का प्यार ना मिलने पर छोटी सी प्रिया बेहद अकेली हो गई थी। प्रिया के पिता उसे साल में 1 या 2 बार मिलने आते। उनका खुद का बिजनेस है जो कि मुंबई में है। प्रिया जब 10 साल की थी वो अपनी दादी के साथ राजस्थान में रहती थी, पर उन्होंने शिफ्ट करके दिल्ली में शिफ्ट हो गए। उस वक्त प्रिया की मुलाकात विवान से हुई और दोनों की दोस्ती हुई। दोनों साथ में ही स्कूल जाया करते और साथ में खेलते। उनकी दोस्ती वक्त के साथ गहरी हो गई। प्रिया की दादी और विवान की दादी भी अच्छी दोस्त बन गई थी और दोनों परिवारों की बॉन्डिंग अच्छी हो गई। प्रिया का आज तक विवान के अलावा कोई फ्रेंड नहीं है और कॉलेज भी नया ही ज्वाइन किया था। प्रिया स्वभाव की बेहद मासूम और चंचल है और उसका मन बच्चे की तरह साफ जिसमें कोई छल कपट नहीं है। रात के समय तो नज़ारा और दिलकश हो जाता था। कबीर अपने चेयर पर बैठा प्रिया को याद कर रहा था। उसने रजत को अपने केबिन में बुलाया और कहा, मुझे प्रिया की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो भी 1 घंटे में। रजत समझ गया कि कबीर किसकी बात कर रहा है। इसने एस बॉस कहा और केबिन से निकले नया। कबीर प्रिया के ख्यालों को साइड कर काम में फोकस करने। गाइस ने कबीर को मीडिया से बचाते हुए ऑफिस के अंदर ले गए। कबीर जब अंदर आया तो पूरे ऑफिस में सन्नाटा था। सब ने कबीर को देखा तो उसे ग्रीट किया। कबीर ने सबको इग्नोर किया और अपने पर्सनल लिफ्ट की ओर बढ़ गया। फोटोज देखकर विवान शॉक हो गया और प्रिया ने उसे ब्लैकमेल करके अपने सेवा करवा रही थी। तब से अब तक विवन उसका हर काम कर रहा था और रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसे डिलीट कर दे। एट प्रेजेंट, दादी प्लीज कुछ करो ना, अब मैं थक गया हूँ। उसने पैर दबाने बंद कर दिए थे। दादी ने कहा, मैं कुछ नहीं करने वाली, इसमें ये तुम दोनों का मामला है, कहकर हंसने लगी। कबीर वहां आया और जोरदार आवाज में गुस्से उठ साथ कहा, ही क्या रहा है यहाँ?
कबीर की भयंकर आवाज सुन एक पल के लिए तो तीनों डर गए। प्रिया के हाथ से तो अंगूर भी गिर गए। विवान ने कहा, कुछ नहीं भाई, हम बस बातें कर रहे थे। पर कबीर की नज़रें तो विवान के हाथों पर थी। कबीर ने प्रिया की ओर देखा जो डर कर बैठी थी। उसने उसकी ओर देखा और बोला, ज़्यादा पैरों में दर्द है। प्रिया ने डर कर नहीं मैं गर्दन हिला दी। उसे उसकी गुस्से भरी नज़रें और आवाज़ से बहुत डर लग रहा था। विवान के कहा, भाई वो तो बस। विवान के बोलने से पहले ही कबीर ने हाथ दिखाकर उसे चुप रहने को इशारा किया। विवान उसी पल चुप हो गया क्योंकि वो अपने भाई का गुस्सा जानता था और उसकी बात काटने पर तो वो और भी ज़्यादा गुस्से में हो जाता था। कबीर ने एक बार फिर प्रिया की ओर देखा और बोला, जवाब दो। प्रिया को अब डर लग रहा था, इसलिए उसने अपने आप को विवान के सीने में छुपा लिया। ये देखकर तो विवान के गुस्से की कोई सीमा ही नहीं रही। विवान ने रोती सूरत बनाकर प्रिया की ओर देखा और बोला, पीहू प्लीज़ डिलीट कर देना, मैं तुझे शॉपिंग पे ले जाऊंगा प्लीज। जब पर प्रिया कहाँ मानने वाली थी। उसने कहा, चुपचाप रानी साहिबा के पैर दबाओ, वरना। एक बार फिर विवान उसके पैर दबाने लगा और प्रिया अंगूर खाते हुए एंजॉय कर रही थी। इधर कबीर ने देखा कि विवान के हाथ प्रिया के खुले पैर को टच कर रहे हैं। उसके तो तन बदन में आग लग गई। वो जानता था कि वो दोनों दोस्त है और कोई गलत इंटेंशन भी नहीं है, पर कबीर को ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कबीर शाम को 9 बजे घर पहुंच। वो आज काफ़ी थका हुआ था, पर चेहरे पर कोई सिकन नहीं। कबीर जब घर पहुंचा तो वो अंदर की ओर जा रहा था, लेकिन उसने गार्डन में किसी के हंसने की आवाज़ सुनी। उस आवाज़ को सुनते ही कबीर के चेहरे पर सुकून की एक मुस्कान तैर गई। वो घर के अंदर जाने के बजाय गार्डन की ओर चला गया। जब वो कुछ दूरी पर वहां पहुंचा तो हंसी गायब हो गई थी उसकी। इधर गार्डन में प्रिया, दादी और विवान बैठे थे। प्रिया ने एक टी शर्ट और नीचे घुटनों के ऊपर तकम शॉर्ट्स पहना था। चेयर पर आराम से बैठकर वो आराम से ग्रप्स खा रही थी और नीचे जमीन पर बैठा विवान उसके पर दबा रहा था। दादी तो उन दोनों की हरकतों पर हंस रही थी। दरअसल हुआ ये था कि प्रिया ने फोर्ट्स वीडियो और फोटोज को टीवी पर चला दिया था जब विवान मैच। प्रिया ने जब कबीर की आवाज़ सुनी तो उसने जल्दी से उसकी तरफ देखा और अपनी गर्दन जोर से ना में हिला दी। प्रिया की इन्फॉर्मेशन पर कबीर शांत और खुश दोनों था। उसे सुकून था कि प्रिया और विवान बस अच्छे दोस्त है और उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। कबीर का गुस्सा। फोटोज देखकर विवान शॉक हो गया और प्रिया ने उसे ब्लैकमेल करके अपने सेवा करवा रही थी। तब से अब तक विवान उसका हर काम कर रहा था और रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसे डिलीट कर दे। एट प्रेजेंट दादी प्लीज कुछ करो ना, अब मैं थक गया हूँ। उसने पैर दबाने बंद कर दिए थे। दादी ने कहा, मैं कुछ नहीं करने वाली, इसमें ये तुम दोनों का मामला है, कहकर हंसने लगी। विवान ने रोती सूरत बनाकर प्रिया की ओर देखा और बोला, पीहू प्लीज डिलीट कर देना, मैं तुझे शॉपिंग पे ले जाऊंगा प्लीज। पर प्रिया कहाँ मानने वाली थी। उसने कहा, चुपचाप रानी साहिबा के पैर दबाओ, वरना। एक बार फिर विवान उसके पैर दबाने लगा और प्रिया अंगूर खाते हुए एंजॉय कर रही थी। कबीर शाम को 9 बजे घर पहुंच। वो आज काफ़ी थका हुआ था, पर चेहरे पर कोई सिकन नहीं। कबीर जब घर पहुंचा तो वो अंदर की ओर जा रहा था, लेकिन उसने गार्डन में किसी के हंसने की आवाज़ सुनी। उस आवाज़ को सुनते ही कबीर के चेहरे पर सुकून की एक मुस्कान तैर गई। वो घर के अंदर जाने के बजाय गार्डन की ओर चला गया। जब वो कुछ दूरी पर वहां पहुंचा तो हंसी गायब हो गई थी उसकी। इधर गार्डन में प्रिया, दादी और विवान बैठे थे। प्रिया ने एक टी शर्ट और नीचे घुटनों के ऊपर तकम शॉर्ट्स पहना था। चेयर पर आराम से बैठकर वो आराम से ग्रप्स खा रही थी और नीचे जमीन पर बैठा विवान उसके पर दबा रहा था। दादी तो उन दोनों की हरकतों पर हंस रही थी। कबीर वहां आया और जोरदार आवाज में गुस्से उठ साथ कहा, ही क्या रहा है यहाँ। कबीर की भयंकर आवाज सुन एक पल के लिए तो तीनों डर गए। प्रिया के हाथ से तो अंगूर भी गिर गए। विवान ने कहा, कुछ नहीं भाई, हम बस बातें कर रहे थे। पर कबीर की नज़रें तो विवान के हाथों पर थी। कबीर ने प्रिया की ओर देखा जो डर कर बैठी थी। उसने उसकी ओर देखा और बोला, ज़्यादा पैरों में दर्द है। प्रिया ने डर कर नहीं मैं गर्दन हिला दी। उसे उसकी गुस्से भारी नज़रें और आवाज़ से बहुत डर लग रहा था। विवान के कहा, भाई वो तो बस। विवान के बोलने से पहले ही कबीर ने हाथ दिखाकर उसे चुप रहने को इशारा किया। विवान उसी पल चुप हो गया क्योंकि वो अपने भाई का गुस्सा जानता था और उसकी बात काटने पर तो वो और भी ज़्यादा गुस्से में हो जाता था। कबीर ने एक बार फिर प्रिया की ओर देखा और बोला, जवाब दो।
कबीर को अब अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि वो क्यों अपने गुस्से को शांत नहीं रख सकता। उसका एक पल को मन हुआ कि प्रिया को खींचकर अपनी बाहों में छुपा ले। दादी ने कबीर से कहा, कबीर तुम इतने गुस्से में क्यों हो, देखो बच्ची डर रही है। प्रिया विवान के सीने में छुपी सिसक रही थी और विवान ने उसके बालों में हाथ फेरा कर शांत करवाने की कोशिश कर रहा था। उसे पता था प्रिया बहुत मासूम है और उसे दूसरों के गुस्से से कितना डर लगता है। क्रीम लता हूँ। आइसक्रीम का नाम सुनते ही प्रिया खुश हो गई और उसका दिमाग भी डाइवर्ट हो गया। उसने कहा, हाँ जाओ रानी साहिबा के लिए आइसक्रीम लाओ। प्रिया को फिर से पहले जैसे देख विवान ने राहत की सांस ली और बोला, जो हुक्म रानी साहिबा। फिर आप हमारी फोटोज को कृपा कर डिलीट कर देना। प्रिया ने कहा, हाँ जरूर, पहले हमारी सेवा करो फिर मेवा पाओ। एक बार फिर तीनों अपने में शामिल हो गए। इधर कबीर का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने अपना कोट उतरा और सोफे पर फेंक दिया। अपना गुस्सा शांत करने के लिए कबीर वॉशरूम में सवार लेने चला गया। तुम्हारी जिस्म पर, तुम्हारे रूह पर सिर्फ मेरा हक है। यू ओनली बिलोंग टू कबीर कपूर और नेवर वन। चाहे वो मेरा खुद का भाई ही क्यों ना हो। कबीर ने सवार लिया और बाहर आ गया। उसने सिर्फ एक वाइट टॉवल अपनी कमर पर लपेटा हुआ था। ही वॉज लुकिंग दम हॉट। अगर कोई भी लड़की उसे इस तरह देख ले तो अपना सब कुछ कबीर को सौंपने के लिए तैयार हो जाए। कोने क्लोजेट से लोअर टी शर्ट निकाल कर पहन लिए। एक नौकर के कमरे के बाहर आया और नॉक किया और बोला, सर नीचे मैडम ने डिनर के लिए बुलाया है। कबीर ने कहा, हम और वो नीचे की ओर आ गया। नीचे प्रिया और विवान दोनों ही अपनी मस्ती में मगन थे, पर जब प्रिया ने कबीर को आते देखा तो चुप होकर बैठ गई। सब ने अपना खाना खाया और अपने कमरे की ओर चले गए। दादी भी थोड़ी देर प्रिया की दादी के घर की ओर निकल गई। अब घर में सिर्फ 3 लोग ही थे, कबीर, प्रिया और विवान। नौकर भी अपना काम करके पीछे बैकयार्ड में चले गए। विवान के कमरे में प्रिया बैठी फोन देख रही थी। जब विवान कमरे में आया अपना प्रिया को फोन के साथ देखकर उसे अच्छा मौका मिल गया फोटोज डिलीट करने के लिए। लेकिन प्रिया ने दरवाजे की आवाज़ सुन ली थी। उसने विवान को अपनी ओर एक खतरनाक स्माइल लिए आता देखा। अपना समझ गई उसके दिमाग में क्या चल रहा है। विवान भी उसके पीछे भगा। जब ने नीचे उतरने को हुई तो विवान ने उसके पैर को पकड़कर बेड पर खींच लिया। उसने उसे पकड़कर अपने नीचे दबा दिया और उसका फ़ोन छीनकर उसमें से फोटोज और डिलीट करने लगा। लेकिन 2 आंखें उन्हें इस तरह देखकर जल रही थी। उसके आसपास का टेम्परेचर गिर रहा था। बाहर कबीर अपने कमरे की ओर जा रहा था, पर उन दोनों की आवाज़ें सुन रुक गया और कमरे के बाहर खड़ा होकर उन दोनों को देखने लगा। प्रिया और विवान जिस पोजीशन पर थे देखने वालों को गलतफहमी होना लाजमी था। विवान का प्रिया का इतने करीब होना को कि नशे गुस्से से जल रही थी। इधर विवान ने उसे छोड़ दिया, उसका काम हो चुका था। प्रिया ने यूज गुस्से में देखा और बोली, अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स को भूल जाओ। विवान ने भी इतरा कर कहा, जा आई बड़ी धमकी देने वाली, अब क्या करेगी। वीडियो 2 डिलीट हो गया। ओले ले पीहू अब क्या करेगी कहकर जोर जोर से हंसने लगा और गुस्से में पैर पटकती हुई चली गई। कमरा बहुत बड़ा था लेकिन कबीर के कमरे से छोटा था। कबीर का कमरा अलग ही तरह से डिजाइन था और उठकर भागने लगी और विवान उसे पकड़ने और के पीछे। दोनों कमरे में भाग रहे थे और विवान को रुकने को बोल रही थी, पर विवान कहा सुनने वाला और भागकर बेड पर चढ़ गई। बेड किंग साइज और मुलायम था। सब ने चुपचाप खाना खाया। प्रिया ने फटाफट खाना खाया और ऊपर विवान के कमरे में चली गई। विवान भी खाना खा के उसके पीछे हो लिया। प्रिया का इग्नोर करना पसंद नहीं आ रहा, ये मुझे बर्दाश्त हरगिज नहीं। बाथरूम में उसने कपड़े खोले और दिनों हाथ सामने दीवार पर टिका दिए। ठंडा पानी कबीर के शरीर पर चमक रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसके सामने प्रिया का विवान को गले लगाना याद आ गया। उसने गुस्से में एक मुक्का सामने दीवार पे दे मरा। कबीर ने कहा, प्रिया रूम पर सिर्फ मेरा हक है, तुम्हें कोई छुए। दादी के सवाल का कबीर के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया। दादी और विवान को तो समझ नहीं आ रहा था कि कबीर इतने गुस्से में क्यों था। कबीर के जाने के बाद विवान ने कहा, पीहू अब शांत हो जाओ, भाई शायद कम की वजह से फ्रस्ट्रेट होंगे और सारा गुस्सा हम पे निकाल दिया होगा। थोड़ी देर बाद प्रिया शांत हो गई और इसने कहा, पर हमने तो कुछ किया भी नहीं, तो वो क्यों गुस्सा कर रहे थे। विवान ने कहा, भूल जाओ, अब चलो मैं तुम्हारी फेवरेट आइस। प्रिया को अब डर लग रहा था, इसलिए उसने अपने आप को विवान के सीने में छुपा लिया।
ये देखकर तो विवान के गुस्से की कोई सीमा ही नहीं रही। दरअसल हुआ ये था कि प्रिया ने फोर्ट्स वीडियो और फोटोज को टीवी पर चला दिया था जब विवान मैच देख रहा था। इधर कबीर ने देखा कि विवान के हाथ प्रिया के खुले पैर को टच कर रहे हैं। उसके तो तन बदन में आग लग गई। वो जानता था कि वो दोनों दोस्त है और कोई गलत इंटेंशन भी नहीं है, पर कबीर को ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक कमरे में खींच लिया, दोनों की आवाज़ें सुन रुक गया और कमरे के बाहर खड़ा होकर उन दोनों को देखने लगा। प्रिया और विवान जिस पोजीशन पर थे, देखने वालों को गलतफहमी होना लाजमी था। विवान का प्रिया का इतने करीब होना को कि नशे गुस्से से जल रही थी। इधर विवान ने उसे छोड़ दिया, उसका काम हो चुका था। प्रिया ने यूज गुस्से में देखा और बोली, अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स को भूल जाओ। विवान ने भी इतरा कर कहा, जा जा आई बड़ी धमकी देने वाली, अब क्या करेगी। वीडियो 2 डिलीट हो गया। ओले ले ले पीहू, अब क्या करेगी कहकर जोर जोर से हंसने लगा और गुस्से में पैर पटकती हुई चली गई। प्रिया को फिर से पहले जैसे देख विवान ने राहत की सांस ली और बोला, जो हुक्मरानी साहिबा, फिर आप हमारी फोटोज को कृपा कर डिलीट कर देना। प्रिया ने कहा, हाँ जरूर, पहले हमारी सेवा करो फिर मेवा पाओ। एक बार फिर तीनों अपने में शामिल हो गए। इधर कबीर का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने अपना कोट उतरा और सोफे पर फेंक दिया। अपना गुस्सा शांत करने के लिए कबीर वॉशरूम में सवार लेने चला गया। तुम्हारी जिस्म पर, तुम्हारे रूह पर सिर्फ मेरा हक है। यू ओनली बिलोंग टू कबीर कपूर और नेवर वन, चाहे वो मेरा खुद का भाई ही क्यों ना हो। कबीर ने सवार लिया और बाहर आ गया। उसने सिर्फ एक वाइट टॉवल अपनी कमर पर लपेटा हुआ था। ही वॉज लुकिंग दम हॉट। अगर कोई भी लड़की उसे इस तरह देख ले तो अपना सब कुछ कबीर को सौंपने के लिए तैयार हो जाए। कोने क्लोजेट से लोवर टी शर्ट निकाल कर पहन लिए। एक नौकर के कमरे के बाहर आया और नॉक किया और बोला, सर नीचे मैडम ने डिनर के लिए बुलाया है। कबीर ने कहा, हम और वो नीचे की ओर आ गया। नीचे प्रिया और विवान दोनों ही अपनी मस्ती में मगन थे, पर जब प्रिया ने कबीर को आते देखा तो चुप होकर बैठ गई। सबने अपना खाना खाया और अपने कमरे की ओर चले गए। दादी भी थोड़ी देर प्रिया की दादी के घर की ओर निकल गई। अब घर में सिर्फ 3 लोग ही थे, कबीर, प्रिया और विवान। नौकर भी अपना काम करके पीछे बैकयार्ड में चले गए। विवान के कमरे में प्रिया बैठी फोन देख रही थी। जब विवान कमरे में आया, अपना प्रिया को फोन के साथ देखकर उसे अच्छा मौका मिल गया फोटोज डिलीट करने के लिए। लेकिन प्रिया ने दरवाजे की आवाज़ सुन ली थी। उसने विवान को अपनी ओर एक खतरनाक स्माइल लिए आता देखा। अपना समझ गई उसके दिमाग में क्या चल रहा है। विवान भी उसके पीछे भगा। जब ने नीचे उतरने को हुई तो विवान ने उसके पैर को पकड़कर बेड पर खींच लिया। उसने उसे पकड़कर अपने नीचे दबा दिया और उसका फ़ोन छीनकर उसमें से फोटोज और डिलीट करने लगा। लेकिन 2 आंखें उन्हें इस तरह देखकर जल रही थी। उसके आसपास का टेम्परेचर गिर रहा था। बाहर कबीर अपने कमरे की ओर जा रहा था, पर उन दोनों की आवाज़ें सुन रुक गया और कमरे के बाहर खड़ा होकर उन दोनों को देखने लगा। प्रिया और विवान जिस पोजीशन पर थे, देखने वालों को गलतफहमी होना लाजमी था। विवान का प्रिया का इतने करीब होना को कि नशे गुस्से से जल रही थी। इधर विवान ने उसे छोड़ दिया, उसका काम हो चुका था। प्रिया ने यूज गुस्से में देखा और बोली, अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स को भूल जाओ। विवान ने भी इतरा कर कहा, जा जा आई बड़ी धमकी देने वाली, अब क्या करेगी। वीडियो 2 डिलीट हो गया। ओले ले ले पीहू, अब क्या करेगी कहकर जोर जोर से हंसने लगा और गुस्से में पैर पटकती हुई चली गई। कमरा बहुत बड़ा था लेकिन कबीर के कमरे से छोटा था। कबीर किस्ट प्रिया। प्रिया विवान के कमरे से निकलकर बाहर जाने लगती है, लेकिन अचानक से कोई उसे एक कमरे में खींच लेता है। प्रिया अचानक हुए इंसिडेंट से बेहद घबरा गई थी। वो चिल्लाना चाहती थी लेकिन सामने वाले शख्स ने उसके मुंह पर अपना बड़ा सा हाथ रख दिया, जिससे प्रिया चाहकर भी मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। When he looked up, Kabir was standing in front of him. Seeing Kabir in front of her so close to her, Priya felt as if her life was stuck. कबीर ने उसे कुछ ना बोलने को बोला और उसके मुंह से अपना हाथ हटा दिया। प्रिया वैसे भी कबीर से डरती थी, लेकिन इस वक्त कबीर का रूप बेहद भयानक था। प्रिया चाहकर भी अपने मुंह से लफ्ज़ तक ना निकल पाए। कबीर ने अपने दोनों हाथों को दीवार से लगा दिया और अपने हाथों के बीच प्रिया को कैद कर लिया। उसने अपनी गुस्से से भरी आवाज़ में पूछा, तुम अभी विवान के कमरे में क्या कर रही थी? प्रिया बेहद मुश्किल से जवाब देने की कोशिश करती है, पर उसके मुंह से अल्फाज मानो गले में ही घूम हो गए थे।
जवाब ना मिलने पर कबीर एक बार फिर जोर से चिल्ला के पूछता है, मैंने कुछ पूछा है, जवाब दो। वो तो शुक्र था कि कमरा साउंड प्रूफ था, वरना अभी तक तो सारे घर के लोग इकट्ठा हो चुके होते। कबीर के इस तरह चिल्लाने से प्रिया का शरीर कांप उठा। वो हकलाते हुए बोलती है, वो मम्मा, मैं बात कर रही थी। कबीर गुस्से से चिल्लाया, तो वो सब बेड पर क्या था? कबीर की नज़रों के सामने से वो सीन जा ही नहीं रहा था। विवान और प्रिया को इस तरह करीब देख उसका खून जल रहा था। कबीर के चिल्लाने से प्रिया बुरी तरह एक सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी। कबीर प्रिया के दोनों कंधों को पकड़कर अपने करीब खींच लिया और बेहद कोल्ड वॉइस में बोला, आइंदा से अगर तुम विवान के कमरे के आसपास भी भटकी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? कबीर के इस तरह करीब खींचने से प्रिया की आंखें खौफ से भर गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखों से आंसू निकलने लगे। अब मम्मा, मैं नहीं जाऊंगी। ओ अंकल। फिर से अंकल? मैं तुम्हें किस एंगल से अंकल लगता हूँ? आज के बाद अगर तुमने फिर से अंकल वर्ड अपने मुंह से निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रिया कश के आंखें बंद करके कांपते होठों से हाँ कहा। प्रिया की हाँ सुन कबीर का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, पर प्रिया को ये मंजूर कहा था। प्रिया ने जब देखा अब कबीर कुछ नहीं बोल रहा तो उसने बड़ी हिम्मत करके कहा, अब मुझे जाने दीजिए भैया। प्रिया के मुंह से अपने लिए भैया सुन कबीर का तो सर चकरा गया। अब तो उसका गुस्सा एक वोल्केनो का रूप ले चुका था, जो प्रिया पर फटने वाला था। कबीर ने गुस्से में प्रिया के डर से कंपते लाल मुलायम होठों पर अपने सुर्ख पतले होठों से गिरफ्त में ले लिया, जिससे प्रिया उसे वापस से भैया ना बोल पाए। कबीर बस उसके होठों को छूकर अलग होना चाहता था, लेकिन अब उसके बस में यह नहीं था। उसने दूर दूर तक नहीं सोचा था कि प्रिया के होंठ उसे एक ही पल में पागल कर देंगे। उसे प्रिया के होंठ इतने मुलायम और स्वादिष्ट महसूस हुए कि अगले ही पल उसने उसके दोनों होठों को अपने मुंह में भर लिया और उन्हें सक करने लगा। प्रिया तो एकदम चौंक गई। आखिर एकदम से ये क्या हुआ? उसे होश में आने के लिए कुछ सेकंड्स का समय लगा। जब उसे होश आया तो वह कबीर को अपने से दूर करने की कोशिश करने लगी, पर कहा वह नाजुक सी कली और कहा बॉडी बिल्डर कबीर। कबीर उस पर पूरी तरह हावी था। कुछ ही पल बाद जब कबीर को लगा कि प्रिया सांस नहीं ले पा रही है तो उसने उसके होठों को आज़ाद कर दिया। लेकिन उसका मन अभी नहीं भरा था, पर उसने अपने आप को कंट्रोल किया। अब तक उसका गुस्सा शांत हो गया था। उसने प्रिया के होठों पर अंगुली फिराते हुए बोला, आज के बाद इन होठों से मेरे लिए भैया शब्द नहीं निकलना चाहिए, समझी? प्रिया जो अपनी सांसों को काबू में करने की कोशिश कर रही थी, जिस पर कबीर की वॉइस पर उसने डर के मारे हाँ में गर्दन हिला दी। प्रिया की हाँ सुन कबीर खुश हो गया और उसके होठों पर उंगली फिराते हुए बोला, गुड, दैट्स माई लिटिल गर्ल और इन डॉट। प्रिया ने एक बार फिर कुछ बोलने के लिए होंठ खोले तो कबीर का अंगूठा जो कि उसके सूजे हुए होठों को सहला रहा था, वो प्रिया के मुंह के अंदर चला गया। जब कबीर के अंगूठे ने प्रिया की नर्म जीभ को महसूस किया तो उसे अपनी बॉडी गर्म होती महसूस हुई। यह एहसास कबीर के लिए एकदम नए थे, क्योंकि कबीर आज तक किसी भी लड़की के कांटेक्ट में नहीं गया था, पर प्रिया के साथ उसे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। कबीर ने अपने अंगूठे से प्रिया की जीभ से हिला रहा था, लेकिन उसकी इस हरकत पर प्रिया ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने होठों से आज़ाद किया। प्रिया को ये सब अजीब लग रहा था, पर उससे कोई बैड वाइब्स कबीर से नहीं आ रही थी, पर फिर भी यह सब उसके लिए अजीब था। आज तक वो सिर्फ विवान के साथ ही रही थी और दूसरा उसका कोई फ्रेंड नहीं था। मस्ती मजाक शैतानियां सिर्फ और सिर्फ विवान के साथ ही की थी। प्रिया ने एक बार फिर कबीर की बाहों से छूटने की कोशिश की, पर सब बेकर उसके हाथ कबीर के सीने पे थे, जो उसकी बॉडी को कबीर की बॉडी से डिस्टेंस मेंटेन कर रही थी। पर कबीर को प्रिया का अपने आप से दूर करना पसंद नहीं आ रहा था। उसने प्रिया के नन्हे हाथों को पकड़ा और ऊपर दीवार से सटा दिया और अगले ही पल उसकी नाजुक सी खुली कमर पर हाथ रख कबीर ने उसे अपने पास खींच लिया। अब दोनों के बीच से एक बाल तक का निकलना मुमकिन नहीं था। प्रिया रुवा से गले से रिक्वेस्ट करती हुई अपनी मासूम सी आवाज में बोली, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज, अब मैं आपको अंकल और भैया नहीं बुलाऊंगी। अब तो उसकी प्यारी प्यारी आंखों में मोट मोटे आंसू भी देखे जा सकते थे। कबीर की लंबी हाइट की वजह से कबीर को प्रिया का नन्हा सा चेहरा देखने के लिए काफी झुकना पड़ रहा था। उसने प्रिया की कमर को पकड़ा जो शायद उसके एक हाथ की थी। उसने उसे ऊपर उठाया और उसके पप्पी फेस को ध्यान से देखने लगा। उसकी रिक्वेस्ट भरी आंखों को देखा और उसके क्यूट से गाल जो थोड़ी देर पहले किस करते वक्त कबीर ने पकड़े थे लाल हो चुके थे। उसमें प्रिया बेहद क्यूट लग रही थी। कबीर का उसे छोड़ने का कोई मन नहीं था।
इसलिए उसने कहा, अभी मुझे सुबह का बदला लेना है, तुमने मुझे किस किया था। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी, गॉड प्रॉमिस। मैंने सोचा आपकी जगह टेडी है, तो मुझसे पहचानने में गलती हो गई थी। आई एम सॉरी, आगे से मैं कभी आपको किस नहीं करेंगे, प्लीज़ अब तो मुझे छोड़ दीजिए। प्रिया की मीठी और मासूमियत से भरी बातें सुन उसका दिल पिघलने लगा। इस वक्त उसे प्रिया पर टूटकर प्यार आ रहा था, पर उसने खुद को कंट्रोल करके कहा, तो तुम विवान को किस करना चाहती थी। प्रिया ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया, पर यह कबीर को फिर से गुस्सा दिला रहा था। कबीर की आवाज़ फिर से भारी हो गई, तुम आज के बाद कभी भी विवान को किस नहीं करोगी, वरना तुम्हारे इन होठों को किस करने लायक नहीं छोड़ूंगा। प्रिया एक बार फिर डर गई। कबीर की बात को सहमति में सिर हिला करें रहा मैं जवाब दिया। उसे इस वक्त कबीर से दूर जाना था। अब तो मुझे जाने दीजिए, आपकी सारी बातें मैंने मान ली ना, अभी नहीं, अभी तुम्हें सुबह की किस का जवाब देना है। अब प्रिया को डर लग रहा था। उसने सोचा शायद अब कबीर उसे मरेगा, इसलिए उसने डर से कस के अपनी आंखें बंद कर ली और कांपते होठों से कुछ बोलना चाह, पर सब बेकार। कबीर ने एक बार फिर प्रिया के होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इस बार कबीर ने अपनी किस को और इंटेंस बना दिया था। उसने अपनी जीभ से प्रिया का मुंह खोलना चाह, पर प्रिया ने अपने दांतों को कस के बंद कर रखा था। कबीर का एक हाथ, जो प्रिया के दोनों हाथों को पकड़े हुए दीवार से धकेल रहा था, और दूसरे हाथ से उसने प्रिया की नाजुक सी कमर को पकड़ रखा था, वो अब ऊपर की ओर बढ़कर प्रिया के सीने तक पहुंच गया। प्रिया का मुंह खोलने के लिए कबीर ने उसकी एक ब्रेस्ट को प्रेस कर दिया। दर्द होने के कारण प्रिया के होंठ अपने आप खुल गए, और इसी का फायदा उठाकर कबीर ने अपनी जीभ को प्रिया के मुंह में धकेल दिया। कबीर उसकी जीभ के साथ खेलने लगा। उसने प्रिया की जीभ को अपने मुंह में ले लिया और उसे लॉलीपॉप की तरह सक करने लगा। आज कबीर प्रिया के मुंह को निगल लेना चाहता था। किस लगभग 15 मिनट चली। जब उसने महसूस किया कि अब प्रिया सांस नहीं ले पा रही है, तो उसने उसे छोड़ दिया। लेकिन उसने सिर्फ उसके होठों को छोड़ा था, ना कि प्रिया को। प्रिया लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसे अपने होठों में दर्द होने लगा। कबीर ने उसको देखा और टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, अब मेरा बदला पूरा हो गया है। प्रिया ने अपनी उखड़ती सांसों को संभाला और एक हाथ अपनी ब्रेस्ट पर रख दिया, जहां कबीर ने दबाया था। उसने सिसकते हुए कहा, मैंने तो सिर्फ आपको किस किया, वह भी गॉलों पर, आपने मेरे होठों को काट लिया। मुझे दर्द हो रहा है, देखो खून भी आ रहा है। कबीर ने एक बार फिर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसके होठों पर लगे खून को सक करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने बेमन से प्रिया के होठों को रिहा कर दिया। ठीक है, अब खून नहीं आएगा, प्लीज अब मुझे जाने दीजिए। प्रिया ने अपनी पनीली आंखों को उठा कबीर की नीली आंखों में जागती हुई बोली। उसकी झिलमिलाती आंखें देख कबीर की पालाद उसी पल उस पर ढीली पड़ गई। आज पहली बार किसी के आंसू उसे बेचैन करने लगे। उसका मन प्रिया को छोड़ने को राजी नहीं था, लेकिन प्रिया के आंसुओं ने उसे रिहा करने दिया। आज के बाद विवान को टच भी मत करना, वरना आज की तरह ही तुम्हें पनिश करूंगा। कबीर ने उसे लगभग धमकाते हुए कहा। प्रिया न फारन हाँ में सर हिला दिया, जिस पर कबार न उसने छोड़ दिया। प्रिया जाने को हुई तो कबीर ने एक बार फिर उसे पकड़कर अपने गले से लगा लिया और बोला, आज से तुम रोज मेरे साथ कॉलेज जाओगी। प्रिया को अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, आप मुझे चोट पहुंचाते हो। यहाँ कितना दर्द हो रहा है। प्रिया ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा। कबीर को बुरा फील हुआ, अब से ऐसा नहीं करूंगा। ओके, लेकिन मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। कबीर ने अब थोड़े गुस्से में कहा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें रोज पनिश करूंगा। कबीर ने एक हाथ ने के सीने पर रख कर कहा। प्रिया डर गई। ठीक है, मैं आपके साथ ही जाऊंगी, अब ऐसा दोबारा मत करिए। कबीर ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया। वो बस उसे थोड़ा डराना चाहता था। उसका इंटेंशन फिर से उसे चोट नहीं पहुंचाने का था। गुड गर्ल, तुम बस मेरी बात मानो, मैं तुम्हारा हर कहा मानूंगा। पर अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें पता है कि मैं क्या करूंगा। प्रिया ने सिर हाँ में हिला दिया तो कबीर ने सेटिस्फाइड होकर प्यार से प्रिया के माथे को चूम लिया। कबीर के छोड़ते ही प्रिया वहां से मेट्रो को स्पीड से भाग गई और प्रिया को इस तरह भागता देख कबीर के होठों के कोने हल्के से उठ गए। प्रियाज इनोसेंस। प्रिया घर आई तो सामने दोनों दादी गप्पे मारते हुए हंसी मजाक कर रही थी। पीहू की दादी ने जब प्रिया को देखा तो पूछा, बेटा खाना खा ले। प्रिया दादी के पास आए और बोली, नहीं दादी, माँ ने बिबू के साथ खा लिया है। दोनों दादी को गले लगाकर गुड नाइट विश किया और अपने कमरे में आ गई।
जी प्रिया कमरे में आए और कबीर की बातें और बिहेवियर के बारे में सोचते सोचते सो गई। अगली सुबह कबीर अपने रोज की रूटीन पर उठा और जिम में एक्सरसाइज कर ऑफिस के लिए तैयार होकर नीचे आ गया। दादी और विवान भी डिनिंग हॉल में कबीर का इंतजार कर रहे थे। कबीर नीचे आया और दादी के पाँव छूकर गुड मॉर्निंग विश्ड। शी ऑल्सो विश्ड विवान एंड आस्क्ड व्हाट हैपेंड टुडे, हाउ डिड ही वेक अप सो अर्ली। Vivan wrinkled his nose, at which grandmother said smilingly, "Due to the Viban said that since the witch was gone, I used to sleep comfortably. Now we will always have to get up early." Grandmother said, "Don't talk nonsense to my daughter. How lovely my daughter is, you are a devil from somewhere." Grandma said with fake anger. Kabir smiled after hearing the mention of Priya and once again he remembered the incident of the night and the kiss. Kabir was looking towards the gate again and again while having breakfast. When grandmother saw Kabir doing this, she asked what happened. Kabir, is anyone coming? No grandma, nobody. I'm just like that. Saying this he started destroying. Vivan got up and hugged grandma and said, "Bye grandma bhaiya, I am going to college. That bitch must be waiting for me." Grandma told Vivan. कन पकड़े और बोली, तू फिर शुरू हो गया, मेरी बच्ची को परेशान मत करना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा। हाँ दादी, मैं आपकी प्यारी बच्ची को कुछ नहीं करूँगा, ये बातें तो आप उसे ही समझाओ कि मुझे परेशान ना करे। कॉलेज से आते वक्त तरह तरह की डिमांड करके मेरी जेब खाली करवा देती है। हाँ तू कौन सा गरीब है, वो जो मांगे दिला दिया कर वरना तेरी पॉकेट मनी बंद। दादी की बात सुन विवान मन में सोचने लगा, क्या यार इस चुड़ैल के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है दादी, कहकर विवान अपना बैग लेने कमरे की ओर चला गया। कबीर भी ऑफिस का सामान लेके अपने कमरे की ओर चला गया। बाहर आया तो विवान और प्रिया दोनों बिके पर बैठ रहे थे। जब कबीर ने प्रिया को विवान के पीछे उसके सट के बैठे देखा तो खून खोल गया। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी बिछ ली और अपने आप से बोला, माने इसे कहा था कि मेरे साथ कॉलेज जाना, पर नहीं। अब तो तुम अपनी पनिशमेंट के लिए तैयार रहो। कबीर अपने डाक औरा के साथ ऑडी में बैठा और अपने राइट हैंड और भरोसेमंद गार्ड को की दिन की हर इन्फॉर्मेशन देने को कहा। गार्ड ने ऑर्डर फॉलो करते हुए येस बोरा कहा। कबीर ऑफिस चला गया और प्रिया और विवान कॉलेज। इधर कबीर अपने काबिन में बैठा काम कर रहा था और उसके तब में प्रिया की लाइव वीडियो चल रही थी। कबीर को पढ़ते हुए देख रहा था। इधर को की क्लास खत्म होने के बाद को कैंटीन की ओर चल दी, क्योंकि उसे विवान का मैसेज आया था कि वो ड्राइवर के साथ आ जाए, उसे कोई जरूरी काम है इसलिए वो निकले रहा है। जब प्रिया कैंटीन की ओर जा रही थी तो बीच में ही किसने उसका हाथ पकड़ लिया। जब प्रिया ने देखा कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा है तो उसने पलट कर देखा तो कॉलेज का एक लड़का था, उसका नाम विवेक था। उसके पापा इलीगल काम करते थे, या ये कह सकते हैं कि एक माफिया। प्रिया ने अपने पीछे देखा, यो विवेक को अपने पीछे और हाथ पकड़ा देखा तो घबरा गई और अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगी। जब पहले दिन कॉलेज आई थी तो विवेक की हवस भरी नजरों में आने से खुद को नहीं बचा पाए। उस वक्त तो वो विवान के साथ थी इसलिए बच गई, क्योंकि विवेक जानता था विवान भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है और उसका बैकग्राउंड बेहद बड़ा है और उसका भाई तो खुद यूरोप का बिजनेसमैन है। उसने अपने पापा से ये भी सुना था कि कबीर अंडरवर्ल्ड से भी ताल्लुकात रखता है। एक बार उसने प्रिया के साथ छेड़खानी करने की भी कोशिश की थी, पर विवान को पता चलते ही उसने उसे खूब मारा था, जिससे वो 10 दिन तक हॉस्पिटल में रहा। विवान ने उसे धमकाया भी था कि इसे दूर रहना वरना अगली बार हॉस्पिटल नहीं कब्रिस्तान जाएगा। उस दिन के बाद किसी ने भी प्रिया की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा, पर बदले की आग विवेक के अंदर धधक रही थी और उस दिन के बाद वो हर रोज मौका तलाशता प्रिया को चोट पहुंचाने के लिए। और आज उसे वो मौका मिल गया, क्योंकि विवान कॉलेज में नहीं था और कोई दूसरा विवेक से पंगा नहीं लेना चाहता था। उसका कारण था उसका बैकग्राउंड। प्रिया उसे से अपना हाथ छुड़वाने की लगातार कोशिश कर रही थी और इधर उधर अपनी आंखों में आंसू लिए देख रही थी कि को आके उसकी मदद कर दे, पर कोई भी आगे नहीं आया और सब खड़े तमाशा देख रहे थे और ना ही किसी टीचर या प्रिंसिपल को बुला रहे थे। इधर कबीर की एक मीटिंग थी तो वह अपनी मीटिंग अटेंड करने चला गया। कबीर अपनी मीटिंग अटेंड कर ही रहा था कि बीच में की पर नजर रखने वाले बॉडीगार्ड का फोन आया। कबीर ने अपने फोन को देखा तो उसने झट से उठा लिया। सामने वाले की आधी बात सुन कबीर का औरा भयंकर हो गया। वो जिता जागता एक शैतान लग रहा था। पास खड़े राजत ने अपने बॉस को देखा तो उसका खून उल्टी दिशा में दौड़ना शुरू हो गया। उसे अंदाजा हो गया था कि आज तो कुछ भयानक होने वाला है।
कबीर फौरन मीटिंग रूम से बाहर की ओर भागा। बोर्ड मेंबर्स ने जब कबीर को इस तरह अचानक मीटिंग रूम छोड़ भागते हुए जाते देखा तो सब चौंक गए, क्योंकि ये पहली बार था जब कबीर इतनी जरूरी मीटिंग पर कोई फोन अटेंड करे और इस तरह मीटिंग छोड़े। राजद भी कबीर के पीछे चला गया। कबीर अपनी कार में बैठा और ड्राइवर को फौरन कॉलेज की ओर चलने को कहा। गार्ड्स भी फौरन हरकत में आए और कबीर के पीछे हो लिए। कॉलेज कबीर के ऑफिस से 30 मिनट की दूरी पर था, पर कबीर ने सख्त ऑर्डर पर ड्राइवर ने 10 मिनट में ही कॉलेज पहुंचा दिया। कबीर का हर एक गार्ड वेल ट्रेंड था। एक समय पर एक गार्ड 20 लोगों से निपट सकता था। कबीर उनको पर मंथ 1 करोड़ सैलरी देता था और अपने ड्राइवर को 50 लाख। कुल मिलाकर कबीर के सर्वेंट्स भी 1 लाख की लाइफ एंजॉय करते थे। कबीर की ऑडी कॉलेज में स्पीड से इंटर हुई और धूल छोड़ते हुए एक तेज ब्रेक के साथ रुकी। कबीर के बॉडीगार्ड ने कार का दरवाजा खोला। कबीर अपने फुल एटीट्यूड और खतरनाक ऑरा के साथ बाहर निकला और उसके गार्ड को की के पास ले चलने को कहा। इधर विवेक प्रिया के साथ बदतमीजी कर रहा था। उसने उसका हाथ अभी तक पकड़े रखा, जिसे उसके गोरे और नाजुक हाथ पर विवेक की उंगलियों के निशान की छाप पड़कर पीले रंग में बदल गया। की ने अपना फोन निकालकर विवान को फोन करना चाह, पर विवेक ने फोन छीन लिया और बदतमीजी के साथ बोला, ओनली जाने मन कभी नजर उठाकर हमें भी देख लिया करो। अपने आशिक से तो बाद में बात कर लेना। विवेक पीछे। उसके चमचे भी उसकी बात पर हंसने लगे। प्रिया अपने आंखों में आंसू लिए बोली, भैया हमें छोड़ दो। ओनली ऐसे कैसे छोड़ दे, हम तो तुम्हारे सैन्य है भैया, बोलकर दिल ना चिरो जाने मन। कबीर अपनी भयानक आवाज में बोला, हाथ छोड़ लड़की का। कबीर को कोल्ड वॉइस सुन विवेक पीछे मुड़ता हुआ बोला, अब कौन आया, रोमियो आ गया इस जुल्लेयार्ड का। सब लोग कबीर की ओर देखने लगे। कबीर ब्लैक टैक्सीडो में जहर लग रहा था। लड़कियां तो अपने सामने खड़े इतने हैंडसम लड़के देख बेहोश होने के कगार पर थी। कबीर के बोलने पर विवेक ने कहा, अब तुमको हो भय और क्यों छोड़ूं मैं इसका हाथ। क्या जाने मन, तुम्हारे तो बहुत आशिक निकले, एक हमें भी बना लो तो क्या जाएगा तुम्हारा। कबीर की नीली आंखें अब गुस्से से लाल हो अंगारे बरसा रही थी। उसकी नज़र एक तक प्रिया के हाथ पर थी, जिसे विवेक ने पकड़ रखा था। कबीर आगे बढ़ा और एक झटके से V1 के हाथ को ट्विस्ट करके को चुड़वा लिया और प्रिया को अपने आगोश में ले लिया। कबीर के हाथ चुड़वाने से विवेक अपना हाथ पकड़े एक साइड हो गया। उसने अपने चमचों को कबीर पर अटैक करने को कहा तो कबीर ने अपने राइट हैंड को ऊपर उठाया। गार्ड्स इशारा मिलते ही विवेक और उसके चमचों को एक किक में ही निधील कर दिया। विवेक और उसके चमचे जान बचा के वहां से निकल गए। प्रिया ये सब देख कबीर को कसकर पकड़ लिया। उसे इन मारपीट खून खराबों से बेहद डर लगता था कि कबीर की बाहों में सिसक रही थी। कबीर ने उसका सिसकना सुना तो उसे अपने बाहों में उठा लिया। एकदम कबीर के उठाने से की चौंक गई और वो उसकी बाहों से निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन कबीर ने अपनी 4 लाल आंखों से घूरा तो वो शांत हो गई और अपने आसपास देखा तो सब उसे ही देख रहे थे। शर्म से उसने अपने चेहरे को कबीर के सीने में छुपा लिया। कबीर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसके आसपास कौन है। प्रिया को उठाए वो गैलरी से निकलने लगा। जब प्रिंसिपल को कबीर के आने के बारे में पता चला तो वे दौड़ते हुए कबीर के पास आए और कबीर को की को बाहों में उठाए देखा तो पूछा, सर आप यहाँ क्या कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताए। कबीर ने राजद की तरफ इशारा किया और वहां से निकल गया। कबीर प्रिया को लिए अपनी कार ऑडी में बैठ गया। गाड़ी में बैठते ही कबीर से दूर खिसक कर बैठ गई। कबीर को किकाऊ बार बार खुद से दूर जाना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने खींचकर प्रिया को अपनी गोद में बैठा लिया। कबीर के इस तरह खींचने से प्रिया के हाथ में दर्द उठा और उसके मुंह से एक दर्द भारी सिसक निकल गई। कबीर ने ध्यान दिया कि प्रिया के हाथ में चोट है और चोट का कारण वो कमीना विवेक है। सोचकर उसका खून खोल उठा। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसकी डॉल को कोई भी छुए, यहाँ तो किसी ने उसकी नाजुक सी गुड़िया को चोट पहुंचा दिया है। कबीर को उस विवेक पर बेहद गुस्सा आ रहा था, पर उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और प्रिया का हाथ प्यार से पकड़कर कहा, सॉरी बच्चा, मैंने तुम्हारी चोट पर ध्यान नहीं दिया। कबीर ने गाड़ी में से फर्स्ट एड किट निकाली और प्रिया के हाथ पर अपॉइंटमेंट लगाने लगा। दवाई से के का हाथ जलने लगा और दर्द के कारण उसकी प्यारी प्यारी आंखों से आंसू निकले लगे और वो सिसकने लगी। प्रिया को रोते देख कबीर ने प्यार से पूछा, क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो। तो प्रिया ने कहा सिसकते हुए कहा, हमें दर्द हो रहा है। कबीर ने फिर ध्यान से उसके हाथ पर फूंक मारकर दवाई लगाने लगा।
आगे बैठा ड्राइवर तो सदमे में था कि उसका बॉस, जिसे लड़कियों से एलर्जी होती है, आज उसने एक लड़की को अपनी गोद में बैठाकर उसकी सेवा कर रहा है। इधर कबीर ने प्रियल को प्यार से उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और उसके आंखों से बहते मोट मोट आंसुओं को अपने होठों से पी गया। कबीर के ऐसा करने से प्रिया के गोरे गाल शर्म से गुलाबी हो गए। की को शर्माते देख कबीर को वो बहुत क्यूट लगी। उसने उसके एक गाल को अपने होठों से चूम लिया। कबीर के ऐसा करने से प्रिया कसमसाए और बोली, चुभता है। कबीर की सेविंग प्रिया को हल्की चुभ रही थी। कबीर ने एक बार फिर उसके दूसरे गाल को भी लॉलीपॉप की तरह चूस लिया और बोला, अब इसकी आदत डाल लो। प्रिया ने कहा, आप तो मुझसे गुस्सा हो ना, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? प्रिया का सवाल सुन कबीर ने कहा, हाँ वो तो मैं अभी भी हूँ, मैंने तो तुम्हें कहा था ना कि मेरे साथ कॉलेज जाना, तो तुम क्यों नहीं आए बोलो। प्रिया ने कहा, हम भूल गए थे, आप हमें कल रात वाली पनिशमेंट मत देना ना। कबीर ने पूछा, कौन सी कल रात वाली पनिशमेंट? कबीर ने भी अनजान बनते हुए पूछा। ओनली वो वाली ना, कल आपने अपने होठों की तरफ इशारा करते हुए कहा। कल आपने हमारे होठों को काट लिया था ना, वो वाली। कबीर ने कहा, पर मैंने तो तुम्हें किस किया था, तो वो पनिशमेंट कहाँ हुई? की ने कहा, क्या वो किस थी, पर ऐसे को किस करता है, किस तो गाल पे होती है ना। कबीर की मासूमियत में खो गया था। उसे की मासूमियत पे बेहद प्यार आ रहा था। की ने आगे कहा, ऐसे किस तो हमें कभी डैडी और दादी ने भी नहीं की, वो तो सिर्फ गाल पर और सर पर ही करती है। अब कबीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। उसे अब खुद पर हंसी आ रही थी कि उसको भी एक बच्ची ही पसंद आनी थी। बने रहे विशाल के साथ। चॉकलेट पनिशमेंट किस? कबीर ने कहा, वह एक पीस में था और उसी में दूंगा, और कोई नहीं समझी, पर ऐसी पनिशमेंट क्यों हमें अजीब लगता है। कवि ने उसकी कमर को कसकर पड़े हुए कहा, क्या तुम मेरा सोना पसंद नहीं? कवि ने इस बार थोड़े गुस्से में कहा था। परियों ने डरते हुए कहा, ऐसा नहीं है, पर हमें यह अजीब लगता है, आप पनिशमेंट में हमें अपने कोई भी काम करने को बोल दो, हम करें कॉल देंगे। कबीर ने कहा, ठीक है, तो तुम रोज रात को डिनर के बाद मुझे कॉफ़ी बनाकर दूंगी और रोज मेरे साथ कॉलेज जाओगी। कवि ने कहा, ठीक है, तो तुम रोज रात को। दिया ने दिया माँ से कहा, ठीक है, आप जो बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे। अब तक कबीर का ऑफिस भी आ गया था। कभी नीचे उतरा और पिया को भी उतरा। पिया ने कहा, मुझे घर जाना है। कभी ने कहा, हम बाद में साथ में घर जाएंगे, तो मेरे साथ ऑफिस चलो, और तुमने कहा था कि मैं जो बोलूंगा वह तुम करोगी। पिया ने कहा, पर इस आगे वह कुछ बोलता। कभी उंगली रखड़ी और बोल, चुप और मेरे पीछे आओ, वरना मैं तुम्हें वह वाली 19 मिनट दूंगा। कभी ने पिया के हाथ पर उंगली फिरते हुए बोला। की ने भी डर से जल्दी जल्दी सर हिला दिया। तो कबीर ने अपने मन में, क्या पनिशमेंट, तो अब तुम्हें मुझसे रोज मिलेगी दाल, और मन ही मन मुस्कुरा के उठा। कबीर अब ऑफिस से अंदर हटकर हुआ तो सारी लड़कियां कबीर को देखने लगी, और लड़के पिया को। लड़की हो तो पिया की खूबसूरती देखकर एक पलक के लिए हैरान थी और जलन से रख हुई जा रही थी। कबीर ने जब देखा कि सारे लड़के की को किसी नज़र से देख रहे हैं, तो उसने पिया को उसकी कमर से कसकर पकड़ लिया। यह सब बता सकते हैं कि बीएसएफ उसकी है। कबीर ने दूर कर सबकी ओर देखा तो सबने अपनी नज़रें नीचे कर ली। कबीर को है को लेकर अपनी केबिन में आया गया तो सिर्फ को देखने में मस्त थी। उसे कोई होश नहीं था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। पीहू ने कबीर से कहा, आपका ऑफिस कितना बड़ा है और कितना खूबसूरत भी। को अपने में ही मत बोले जा रही थी। कवि ने पोहे को कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया एकदम से। कभी कबीर के कृष्ण से किया सीधे कबीर के खंबे सीने से आएगी। की ने अपनी नाक पढ़ते हुए कहा, आपका सीन है या लोहा, मेरी नाक तोड़ दी। बिहू ने अपनी नाक को सहलाते हुए कहा। कबीर ने कहा, लव मुझे बताओ, मैं ठीक करता हूँ। कबीर ने की छोटी सी नाक देखी जो लाल हो गई थी। उसने प्यार से की नाक को सुन लिया और बोला, अब ठीक हो जाएगी। पीहू ने कहा, आप बार बार हमें किस क्यों करते हो? कभी ने कहा, मैं कहाँ करता हूँ, वह तो मुझे तुम्हें लगी थी तो मैं ठीक करने के लिए किस किया था। पिया ने कहा, ऐसे भला किस करने से कैसे ठीक होगी, वह डॉक्टर अंकल करेंगे ना। कभी उसे अपनी बातों में लगाते हुए बोला, पर दादी ने कहा था कि चोट पर किस करने से नाक ठीक हो जाती है, क्या तुम्हारे दर्द कम नहीं हुआ? पिया कबीर की बातों में चोट को भूल गई थी, जिससे थोड़े समय बाद दर्द कम हो गया। पिया ने जब अपनी शॉट को देखा तो अब दर्द हल्का था, तो खुशी से शक्ति हुई, बोले, हाँ सच में दर्द कम हो गया। कबीर मन मन में चोही बोला, मेरी डॉल को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है। इस टाइम भी दुनिया में तुम्हारे जैसे पूरे सोनू का होना कितना मुश्किल है। पता नहीं अब तक तुम इस धोखेबाज दुनिया में कैसे सफ़र किया, पर आने वाले वक्त में तुम्हें अब से छुपा कर रखूंगा। तुम्हारी मासूमियत पर ही तो मेरा ये दिल तुम पर घायल हुआ है। इस मासूमियत को खोने नहीं दूंगा। अब तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी हो। योर और ऑन एंड लास्ट अंकल ऑफ दिस डेविल। पैन ने कभी को आवाज़ लगाई और बोले, आप कहाँ खो गए? मुझे भूख लगी है। कबीर होश में आया और बोला, हाँ बोलो, तुम्हें क्या खाना है? अभी तुम्हारे लिए ऑर्डर कर दूंगा। पिया ने अपनी कहा, मुझे मांस, पिज्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, कोल्ड ड्रिंक, इतना ही खाना है।
कवि ने उसकी इतनी लंबी लिस्ट सुनते हुए सो गया और बोला, तुम ये सब अकेले खाओगी? अगर आपको भी खाना है तो आप भी ऑर्डर कर लो। भैया ने थोड़ी स्वीट सी आवाज में कहा, आप मेरे वाले मैसेज तो नहीं उठाओगे? कबीर का उसका उत्साह सवाल सुनते इस आ गए और बोला, ठीक है मैं नहीं खाऊंगा तुम्हारा खाना। ओके। कवि ने उसे सोफे में बैठाया और फोन कर पिया का ऑर्डर मंगा लिया। कुछ समय बाद ऑर्डर आ गया। कवि ने ऑर्डर लिया और कॉफी टेबल पर रख दिया। पिया ने खाना देखते हुए छोटे बच्चों की तरह खुश हो गई। कवि ने खाना पिया के लिए सर्व किया और खाने को बोल प्रिया ने उठाया और बड़े बड़े बीते लेकर खाना लगी। कवि ने उसे इस तरह खाते देखा तो बोला, आराम से खाना है, ये खाना भाग थोड़ी जा रहा है। की ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं ऐसे ही खाऊंगी। पिया अपना खाना खाने में मत हो गए और कबीर अपनी दाल को खाते हुए प्यार से देख रहा था। उसे हल्के होंठ कबीर को इनविटेशन दे रहे थे। पिया ने आज बेबी पिंक कलर की घुटनों को तक भी ठोक पहनी थी और बंदे तरीके से बैठने की वजह से उसकी को उसके घुटने में थोड़ा ऊपर की ओर उठ गई भी। कबीर ने नजर उसे तरह गई तो उसे अपना गला सूखता हुआ मशहूर हुआ। उसने अपनी नज़र वहां से अच्छा है और अपने मन से सोचने लगा कि लड़की मुझे चढ़कर की कोशिश कर रही है। कबीर की नज़र बार बार उसके पैरों पर जा रही थी, उसकी बॉडी गर्म हो रही थी। उसने अपनी डेट ढीली की और अपने आप को प्राइवेट करने की घोषित की। पिया ने कबीर को अपनी तरफ देखकर पाया और उसने पूछा, आप खाना नहीं खा रहे? अगर आपको भूख लगी है तो आप इस हमसे खा सकते हैं। पिया ने अपनी स्पीड से होश में पूछा तो कबीर का ध्यान उसकी तरफ उठा। उसने उसके मुंह को देखा और उसकी ग्रह हाजिरी लाल हो गई थी, नाक भी लाल हो गई थी और आंखों में पानी एक्स्ट्रा हुआ गया था। कवि ने देखा तो घबरा गए और पूछा, बच्चा क्या हुआ, तुम्हारा शहर इतना लाल क्यों है? पिया के हाथ में मौसम का। उसने कहा, कुछ नहीं, ये तो मौसम दिखाए ना इसलिए। कबीर ने गुस्से का करते हुए कहा, जब इतनी मिश्री लग रही है तो क्यों खा रही हो? उसके हाथ में मोमोज लिए उसने प्लेट में रखा और उसने उठाकर केबिन में बने बाथरूम में ले गया और उसके हाथ धुलाए। पिया ने कहा, पर मुझे और खाना है, प्लीज प्लीज। कवि ने दानते हुए कहा, शुभ एकदम चुप, आज के बाद तुम ये बकवास चीज बिल्कुल नहीं खाओगी। कबीर ने डांट से पिया डर गए और सुख्शा हाथ धोए और सोफे में बैठ गई। उसका मुंह अभी भी जल रहा था। कवि ने परलोन को बुलाकर वह सब साफ करवाया और एक चॉकलेट लाने को कहा। यह वन एक महंगी सेल कबीर को पकड़ के चला गया। कवि ने वह सेल की को दी और बोला, इसे खा लो, जलन कम हो जाएगी। पिया जो मुंह फुल लाइव बैठी थी, कवि ने चॉकलेट देने से खिले हुए फूलों की तरह उठ गए। उसने जड़ से चॉकलेट ले ली और खाने लगी। कवि ने उसे इस तरह करते देखा तो मुस्करा कर ना माशेर हिला दिया। कबीर अपना लैपटॉप लेकर के पास ही बैठ गया। पिया चॉकलेट का काम रही थी और मुंह पर ज्यादा लग रही थी। उसने अपने हाथ की उंगलियों को भी नहीं छोड़ा और उन्हें भी भर दिया। प्रिया ने कबीर से पूछा, हम घर कब जा रहे हैं? तो कभी उसकी तरह देखा और उसकी ऐसी छूट गई। कबीर को हंसाता देखा। पिया ने कहा, आप इस क्यों कर रहे हो? कभी ने अपने मोबाइल से पिया की फोटो ली और हंसते हुए उसकी तरह अपना मोबाइल कर दिया। पिया ने अपना मुंह देखा तो वह भी सो गई और बोली, यह कौन है कौन है? पिया को इस तरह सोचता देखा कभी को हंसी आ गई और बोला, ये तुम हो मेरी क्यूट प्रिंस। पिया को अब शर्म आ रही थी, इसीलिए इसने कहा, हम कभी साफ करते जाते हैं। पिया जैसे ही उठकर दुनिया। कबीर ने उसे खींचकर अपने गोद में बैठा लिया और बोला, मुंह में भी चॉकलेट खानी है? पिया को खाली रैफत दिखाते हुए बोली, पर ये तो खत्म हो गई, अब मुझे जाने दो, अब मुझे अपना चेहरा साफ करना है। कबीर की नज़र को बराबर पिया के होंठ पर बनी हुई थी। उसने चैन पिच उसमें कहा, मैं अपनी चॉकलेट अपने आप खा लूंगा। पिया कुछ और कहती, कबीर ने उसका मुंह अपने होठों से बंद कर दिया। कबीर ने पिया के होठ और गाल पर लगी चॉकलेट को लिंक करने लगा, खाने लगा और किस कर लिया। किया कुछ और करती, कवि ने उसका मुंह को अपने से दूर करने के लिए शॉर्टकट में लगी, पर कवि ने उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़कर सोफे पर सुला दिया और खुद उसके ऊपर जाकर लगातार चॉकलेट को अपनी जेब से खाना करने लगा। कभी अब उसके होंठ को छोड़ गालों पर लागेली चॉकलेट लिंक करता तो पिया बोले, आप क्या इतना ही बोल पाओ? ठीक है। कबीर ने अपनी जीत को उसके मुंह में ले लिया और पिया की जीत को अपने जब से रोल करने लगा। कबीर की अब धीरे धीरे लाइट और पैसा नेट होती जा रही थी। कभी ने पिया के होठों को काट भी लिया था। जीत से पिया अपना मुंह बंद नहीं रख पा रही थी और इसका फायदा कभी बेवकूफ़ी उठा रहा था। कबीर को अपने मुंह में खून का टेस्ट आया तो पिया से अलग हुआ और उसके होठों को देखने लगा और सूझ गया था और उसमें खून भी आ रहा था। कबीर ने सोते ही पिया लंबी लंबी सांस लेने लगी जिसमें उसका सीन ऊपर नीचे हो रहा था। विप चेस्ट हिलने की वजह से कैबिनेट सौदे सिंह से लग रही थी। कबीर को आप अपने शरीर में गर्मी का एहसास हो गया। उसने एक बार फिर से पिया की ओर देखा तो भी अभी भी अपनी सांसों को संभाल रही थी। प्रिया फिर से कुछ बोलने को हुई कि कभी अभी भी अपनी सांसों को संभाल रही थी। प्रिया फिर से कुछ बोलने हुई कि कभी ने बोला, सॉरी 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 बोल कुछ रिएक्ट कर पार्टी। उससे पहले कभी ने एक बार फिर उसके होठों पर अपनी किस कर ली। इस बार पिया
ने अपने होठों को कसकर जो कर रहा था जिसके कबीर उसे किसी न कर पाए, पर कबीर तो कबीर है। कबीर ने पिया की ओर देखा जो उसकी ओर ही देख रही थी और नामे श्रीव रही थी। कवि ने कहा, बेबी लास्ट टाइम, उसके बाद नहीं करूंगा। ओपन और माउथ एक बार किस करने लगो। पिया ने कहा, नहीं आप छोड़ो मुझे प्लीज प्लीज प्लीज, पर कवि ने अपने हाथों को पिया की स्टेट पर रखा और लगातार पिया की आंखों में देख रहा था और आंखों ही आंखों से वर्णन कर रहा था कि मुंह नहीं खोला तो क्या होगा। कबीर पिया के मुंह खोलने का इंतजार कर रहा था और एक हाथ से पिया की बेस्ट को चल रहा था। पिया ने कहा, नहीं दर्द होता है प्लीज, अब हो तो उसे खून पी जा रहा था। कबीर ने कहा, मैं इस बार शॉट नहीं पाऊंगा। ओपन इट। कबीर ने बेहद बॉल पर पिया ने एक बार पीना में से रुलाया और किस करवानी तो कभी ना कहा सॉरी बच्चा, पर आई वेट योर लिप राइट नो नो कॉल करके भी नहीं पिया की बेस्ट को दिखा दिया। दर्द के कारण पिया ने मजबूर हुए खोलना पड़ा और कभी ने फिर से पिया के होठों से बहुत बहुत खून को शॉक करने लगा। इस बार वह बिल्कुल लाइट नहीं था। कभी के प्यार से किया किस करने और बॉडी से 16 आने से पिया को नींद आ गई। कबीर पिया के होठों को तब तक किस करता रहा तब के उसके होठों का खून नहीं रख रहा था। जब उसका मन भर गया तो कभी ने पिया को आज़ाद कर दिया। कबीर ने अब पिया को देखा तो पिया सो चुकी थी। कवि ने धीरे से कहा, आई एम सॉरी डॉल, पर मैं खुद को तुम्हारे सामने कंट्रोल नहीं कर पाता था। कबीर ने प्यार से पिया को बहुत किस किया और उसने अपने गोद में उठाया और अपने केबिन में बने रूम में किंग साइड बेड पर सुला दिया। पिया की गुड़िया की तरह उसे बड़े ही बड़े पर मासूम के बच्चे की तरह लग रही थी। कवि ने एक बार फिर पिया के सर पर किस किया और बाहर आ गया। Priya unconscious. It had been a long time since Kabir started working. Now it was 7 o'clock in the evening. When Rajat shouted at Kabir's family, Kabir said, come in. Rajat came inside and wished Kabir good evening. Kabir shook his head and Rajat said while handing a file to Kabir, Sir, this is the file of that boy which you had ordered. Kabir took the file and said, just where is it? Rajat said that he is in a blue nightclub right now. Kabir opened the file which contained Vivek's information. Kabir read the file and said with a dangerous smile on his face, he is very fond of playing with girls, but this time he touched the wrong girl. Rajat looked at the face of his boss who was giving a dangerous look. Rajat's experience was saying that something big is about to happen. Kabir said, get him up. Rajat said, yes boss, and as he turned to leave, he gave some force to Rajat and Kabir. Kabir looked in the direction of the voice and saw that it was coming from the room where Priya was sleeping. Kabir sensed something untoward and ran into the room. Here, when Priya woke up from sleep, she found herself in a dark unknown room. Priya was extremely afraid of darkness and where she was completely alone. In the past, when Priya was 6 years old, she was playing in her house. That day she was alone at home because grandmother had gone for some work in the neighborhood. Priya reached the storeroom while playing. The door was opened by number lock. The servants were keeping the luggage so the door was open. The servants did their work and left without closing the door. When Priya went inside, the door got locked unknowingly, but no one paid attention to it. When Priya got tired of playing, she wanted to go out but the door was closed. He closed the door because it was soundproof so his voice could not go out. Priya sat there crying and started sobbing saying, Dadi, again and again. Now it was getting dark and now it was completely dark in the storeroom. It had been 3 hours since Priya had arrived. Even grandmother had not come home till now. Priya's condition was worsening at the same rate, the little heart was beating loudly due to fear in the dark. The storeroom was not very clean and a little light was coming inside through a small window. प्रिया अपने आसपास नजर उठाकर देखा तो छिपकली को अपने करीब पाया। प्रिया का अब डर से हाल बेहाल था। प्रिया डर से रोने लगी और रोते रोते बेहोश हो गई। दादी जब घर आई तो प्रिया को ढूंढने लगी पर उन्हें प्रिया कहीं नहीं मिली। दादी ने सारे नौकरों को इकट्ठा किया और प्रिया के बारे में पूछने लगी, पर किसी को कुछ नहीं मालूम था। दादी ने गुस्से से सभी को प्रिया को ढूंढने को कहा। सभी हरकत में आए और सीसीटीवी फुटेज देखा तो प्रिया को स्टोरे रूम में जाते देखा। दादी ने जल्दी से प्रिया को बाहर निकला तो पाया वो बेहोश थी। उस दिन के बाद प्रिया को अंधेरे से डर लगने लगा। प्रेजेंट प्रिया अंधेर को देख कांप रही थी। वो उठी और डरते डरते लाइट का स्विच ढूंढने लगी पर गलती से एक फ्लावर पॉट गिर गया। प्रिया पहले से ही डर हुई थी और ज्यादा डर गई। वो वहीं एक कोने में बैठ गई। प्रिया डर से पसीने से तरबतर थी। उसने घुटनों में अपने सिर को छुपा लिया और रोने लगी। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी कि किसी को बुला सके। इधर कबीर भागते हुए कमरे में आया और पीछे पीछे रजत भी। कबीर अंदर आया तो कमरे में पूरा अंधेरा था।
उसने जल्दी से लाइट को ऑन किया और बेड की ओर देखा तो प्रिया वहां नहीं थी। रजत ने कबीर को एक और इशारा किया जहां प्रिया घुटनों में अपना चेहरा छुपाए कैंप रही थी। कबीर भागकर उसके पास गया और चेहरे को अपने दोनों हाथों से ऊपर किया और पूछा, क्या हुआ बच्चा, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? प्रिया कबीर के छूने से एक पाल को घबरा गई, लेकिन जब सामने कबीर को देखा तो उसने कसकर कबीर के सीने से लग गई और कांपते हुए बोली, हमें यहाँ नहीं रहना, घर जाना है, प्लीज घर ले चलो। कबीर ने उसकी कपकपी महसूस की और कस के उसे अपने सीने में छुपा लिया। कबीर उसके बालों में हाथ फेर उसे शांत करवाने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद प्रिया एकदम से शांत हो गई। कबीर ने उसे अपने से अलग किया तो पाया प्रिया बेहोश हो चुकी थी। कबीर घबरा गया और उसके गालों को थपथपाते हुए उसे उठाने की कोशिश करने लगा, पर प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। पास खड़ा रजत एक गिलास में पानी लाया और कबीर को दे दिया। कबीर ने पानी के छिंटे प्रिया के चेहरे पर मारे, पर प्रिया होश में नहीं आई। कबीर को बेचैनी हो रही थी। उसने प्रिया को गोद में उठाया और बोला, डॉक्टर्स को नेशन आने को बोलो फास्ट। कबीर जल्दी से प्रिया को लेके घर पहुंचा। वो सीधे अपने कमरे की ओर जाने लगा। कबीर ने दादी को पहले ही बता दिया था कि प्रिया उसके साथ है तो उसकी फिक्र ना करे। दादी को कबीर पर विश्वास था, इसलिए उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। जब कबीर को प्रिया की गोद में बेहोश देखा तो दादी ने पूछा, बेटा प्रिया को क्या हुआ है? कबीर ने कोई जवाब नहीं था। उसका पूरा ध्यान अपनी डॉल पर था जो बेजान सी उसकी बाहों में थी। कबीर जल्दी से उसे अपने कमरे में ले जाकर बेड पर लेटा दिया। डॉक्टर्स की टीम पहले से ही वहां मौजूद थी। कबीर जल्दी से डॉक्टर को प्रिया को चेक करने को बोला। एक मेल डॉक्टर प्रिया को चेक करने आगे बढ़ा तो कबीर ने उसको रोकते हुए कहा, तुम नहीं, तुम। कबीर ने एक फीमेल डॉक्टर को कहा। वहां खड़े रजत, दादी और डॉक्टर्स हैरान थे। कबीर को प्रिया के लिए इतना पॉसेसिव देख रजत को समझ आ गया था कि प्रिया ही अब आगे चलकर लेडी बॉस बनेगी। और दादी तो इस बात से हैरान थी कि आज तक कबीर ने अपने कमरे में किसी को भी आने की परमिशन नहीं दी थी, यहाँ तक उसके कमरे की क्लीनिंग भी रोबोट द्वारा होती थी। पर आज प्रिया को अपने कमरे में लाना और उसके लिए इतना पॉसेसिव देख दादी को समझ आ गया कि उनके पोते को प्यार हो गया है। दादी मन ही मन मुस्कुरा दी। उस फीमेल डॉक्टर ने प्रिया को चेक किया और बोली, ये डर के कारण बेहोश हुई है। मैंने इन्हें इंजेक्शन लगा दिया है, 1 या 2 घंटे में इन्हें होश आ जाएगा। कबीर जो प्रिया का हाथ पकड़े बैठा था, उसने एक गुस्से भरी नज़र उस डॉक्टर की ओर डाली और बोला, इसे अभी होश में लाओ। तुम पैसे किस चीज़ के लेते हो? डॉक्टर उसकी टोन से घबरा गई और डरते हुए बोली, बॉस इनकी बॉडी हाई डोज नहीं संभाल सकती, इसलिए थोड़ा इंतजार करे, वरना इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। कबीर ने सुना तो सबको जाने को बोल दिया। डॉक्टर्स बाहर आ गए और एक राहत की सांस ली। अब कमरे में सिर्फ दादी, रजत और कबीर प्रिया ही थे। दादी ने प्रिया के सर को सहलाते हुए कबीर से पूछा कि उसे क्या हुआ था। कबीर ने दादी को कमरे में हुई घटना के बारे में बता दिया तो दादी ने कबीर से बोला, इसे अंधेरे से बचपन से ही डर लगता है। दादी ने प्रिया के डर का कारण बता दिया। जी प्रिया की दादी ने उन्हें बताया था। कबीर ने सुना तो उसे बुरा लगा। दादी ने कबीर की ओर देखा जो उसका हाथ पकड़े एक तक उसे ही देख रहा था। दादी ने कबीर के कंधे पर हाथ रखा और बोली, उसे जल्दी ही होश आ जाएगा। कबीर ने सर हाँ हिला दिया। दादी और रजत रूम से बाहर आ गए। कबीर प्यार से प्रिया के बाल से हिला रहा था। कबीर अपनी प्यारी सी डॉल को यूं बेहोशी की हालत में देखा, उसका दिल तड़प रहा था। कबीर ने प्यार से प्रिया के फहद पर किस की और बोला, जल्दी उठ जाओ डाल, आई एम वेटिंग। कबीर प्रिया के पास से उठा और वह रूम में सोवर लेने चला गया। कबीर 20 मिनट बाद कमर पर एक टॉवल लपेटे बाहर आया। कबीर अपने बाल पहुंचते हुए एक बार प्रिया को देखा जो अभी भी वैसे ही लेती थी। कबीर अपने क्लोजेट रूम में गया और एक लोअर और ढीली सी टी शर्ट पहनकर बाहर निकला। कबीर प्रिया के पास आया और उसके करीब होकर लेट गया। कबीर प्रिया के पास लेटा उसके गालों को सहला रहा था जो कि उसे एक रुई की तरह लग रहे थे। कबीर ने प्यार से उसके गालों पर एक किस की और उसे हक करके सो गया। प्रिया ने कबीर की आंखों में देखते हुए पूछा, क्या आप सच में हमसे प्यार करते हैं? कबीर ने मुस्कुराकर हाँ कहा। प्रिया ने मासूमियत से कहा, प्यार तो दादी और टैडी भी करते हैं, पर वो तो ऐसे किस नहीं करते जैसे आप करते हो। कबीर को उसके भोले से सवाल पर मुस्कुरा दिया और बोला, मेरा प्यार उनसे अलग है। नीचे विवान घर आया तो वो बहुत खुश लग रहा था और उसके हाथ में एक बेबी पिंक कलर का एक टैडी था जो लिए दादी के पास सोफे पर बैठ गया। विवान सोफे पर बैठ दादी से पूछा, व्हाट आर यू डूइंग डार्लिंग?
दादी जो बैठी किसी गहरी सोच में थी, उन्हें पता ही नहीं चला कि विवान उन्हें बुला रहा है। विवान ने दादी को कंधे से हिलाया और पूछा, क्या हुआ दादी, आप किस सोच में है? विवान के हिलाने से दादी अपनी सोच से बाहर आए और विवान से पूछा, तुम अभी तक कहाँ थे? मुझे बताकर तो जाना चाहिए था ना, कितने लेट घर आए हो? दादी ने गुस्सा करते हुए कहा, अरे दादी, मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी थी तो दिन में एंजॉय कर रहे थे। विवान ने टेडी दिखाते हुए बोला, देखो दादी, मैं पीहू के लिए क्या लाया हूँ, वो देखेगी तो खुश हो जाएगी। मैं अभी उसे ये देकर आता हूँ। विवान उठने को हुआ तो दादी ने कहा, वो यही है। अच्छा, तो मैं उसे बुलाता हूँ। दादी ने कहा, वो बीर के रूम में है। विवान जोर से चिल्लाया, क्या? भाई के रूम में? पर वो वहाँ क्या कर रही है? विवान ने चौंकते हुए पूछा, क्योंकि आज तक वो भी कबीर के रूम में नहीं गया था, क्योंकि कबीर को अपने रूम में किसी का आना पसंद नहीं था। दादी ने प्रिया के बेहोश होने के बारे में बता दिया तो विवान जल्द से उठा और बोला, मैं अभी उससे मिलकर आता हूँ। दादी ने कहा, डॉक्टर ने कहा कि उसे 1-2 घंटे में होश आ जाएगा। उसके होश में आने का इंतज़ार करो, बाद में मिल लेना। विवान ने भी ठीक है कहा कर अपने कमरे में फ्रेश होने चला गया। करीब 8:30 प्रिया को होश आया। प्रिया ने जब आंखें खोली तो कमरे में अंधेरा था। उसे एक बार फिर डर लगने लगा। अब वो रो रही थी और बार बार दादी का नाम ले रही थी। प्रिया की आवाज़ पर कबीर की नींद खुली। उसने देखा प्रिया रो रही है। उसने जल्दी से लाइट ऑन की और प्रिया को अपने गले से लगा लिया और बोला, शांत हो जाओ बच्चा, मैं हूँ यहाँ पर, देखो लाइट भी ऑन कर दी है। प्रिया ने कबीर को कसकर पकड़ लिया और सिसकते हुए बोली, हमें अंधेरे से डर लगता है, प्लीज़ मुझे दादी के पास ले चलो। कबीर ने कहा, पहले शांत हो जाओ, फिर दादी के पास चलेंगे। पर प्रिया बार बार दादी के पास जाने की जिद कर रही थी। कबीर ने प्रिया के चेहरे को पकड़ा जो अंशुओं से भर गया था। कबीर ने एक पाल भी ना गवाते हुए प्रिया के होठों पर अपने होंठ रख दिए और प्यार से उसके होठों पर किस करने लगा। प्रिया suddenly gets shocked by Kabir's kiss. Now his crying had stopped. When Kabir realized that Priya had calmed down, he freed her lips. And he connected his forehead with Priya's and said, you are with me, there is no need to be afraid of anyone. Nor from this darkness. Priya said, but we fear darkness. We are not able to live alone in a dark room. Kabir wiped her tears and said, everything is fine, I am fine now, stop crying. Priya also shook her head yes. Kabir picked up Priya in his lap and started taking her to the bathroom. Priya was suddenly shocked by Kabir lifting her and said, where are you taking us? Get down, we will fall. Kabir did not say anything, took her straight to the bathroom and made her sit on the slab and said to sit quietly. Priya also sat quietly. Kabir took a towel and wet it. And he came near Priya and started cleaning her mouth. Then his hands and neck also. While Kabir was doing this, Priya was shivering with excitement, her fair cheeks had turned pink. With great courage he wanted to take the towel from Kabir, but Kabir did not give it to him. Priya said, we will do it ourselves, you give it to us. When his eyes fell on Priya's cheeks, a smile appeared on his face. He kept the towel aside and encircled both sides of Priya with his hands and came close to her face and said, why are your cheeks so red? Kabir said, looking at her face. When Priya heard him, she placed her hand on her cheeks and stammeringly said, no or else. That's why it's feeling hot. When Kabir saw her stammering and speaking like this, he removed her hands from her cheeks and placed one of his hands behind her waist and hugged her. Priya, stammering and getting scared, asked, what are you doing? Kabir said, nothing. Why, what happened? Priya said, you take us down, we want to go out. Priya looked around and said that due to being so close to Kabir, her heartbeat often increased and today her heartbeat was beating fast, which Kabir was listening to comfortably. Kabir put his hand behind her neck and brought her closer to him and asked what happened. Nothing, I have to go to grandma, she must be waiting for me. Look, it's night too. कबीर ने अपने होठों को उसके होठों से टच करते हुए बोला, क्यों, क्या हुआ, मेरे नहीं रहना तुम्हें? प्रिया ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, हमें भूख लगी है। कबीर ने उसकी आंखों में देखते हुए उसे कसकर खुद से सटा लिया और बोला, मुझे भी भूख लगी है। तो प्रिया ने जज से कहा, तो चलो खाना खाते हैं। कबीर ने कहा, पर मेरा खाना तो मेरे पास है। कबीर ने बेहद मदहोशी भारी आवाज में कहा। प्रिया ने मासूमियत से कहा, यहाँ बाथरूम में खाना कहाँ है? हमें नीचे डिनिंग हॉल में जाना होगा ना? कबीर में सैडिक्टिव टोन में प्रिया के होठों पर अंगूठे को फेरते हुए कहा, पर मेरा खाना तो मेरे सामने है।
प्रिया कबीर की बातों नहीं समझ रही थी कि यह शैतान उसे खाने की फिराक में है। प्रिया कुछ कहने को हुई पर कबीर ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करने लगा। प्रिया जाटपटाई पर कबीर ने उसे बेहद कसकर पकड़े हुए था। कबीर के हाथ ने प्रिया के हाथों को छोड़ उसकी कमर को सहलाने लगा। प्रिया ने अपने हाथों से कबीर को दूर करने की कोशिश की पर कबीर तस से मज नहीं हुआ। प्रिया थककर शांत हो गई और कबीर जो कर रहा था उसे करने दिया। प्रिया को कबीर का टच एक मीठा एहसास दे रहा था जिससे वो अनजान थी। कबीर ने प्रिया के मुंह में जीभ डालने की कोशिश की तो प्रिया ने दांत भींच लिए। कबीर के हाथ धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगे और प्रिया के सीने तक पहुंच गए। प्रिया ने ये महसूस किया तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने कबीर की ओर देखा तो वो उसे ही देख रहा था। प्रिया को उसकी आंखों में वार्निंग दिख रही थी। उसने झट से अपने दांतों तो खोल दिया। कबीर उसकी हरकत पर मुस्कुरा दिया और अपनी आंखें बंद कर प्रिया के मुंह में अपनी जीभ ले गया। कबीर अब धीरे धीरे वाइल्ड हो रहा था। उसका किस का प्रसार प्रिया से नहीं संभल रहा था। उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। प्रिया ने कबीर के कंधों पर मारने लगी। कबीर को महसूस हुआ तो उसने प्रिया के होठों को छोड़ दिया। प्रिया कबीर के कंधों को पकड़ लंबी लंबी सांसें लेने लगी। कबीर का एक हाथ प्रिया की कमर पर था तो दूसरा उसके गालों पर रख सहला रहा था। प्रिया ने कबीर की आंखों में देखते हुए पूछा, क्या आप सच में हमसे प्यार करते हैं? कबीर ने मुस्कुराकर हाँ कहा। प्रिया ने मासूमियत से कहा, प्यार तो दादी और टैडी भी करते हैं पर वो तो ऐसे किस नहीं करते जैसे आप करते हो। कबीर को उसके भोले से सवाल पर मुस्कुरा दिया और बोला, मेरा प्यार उनसे अलग है। प्रिया ने अपनी आंखों को खोला और बिना कबीर को देखे धीरे से बोली, आप हमें इस तरह किस क्यों करते हो? कबीर ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए। प्रिया ने कबीर की आंखों में देखते हुए पूछा, क्या आप सच में हमसे प्यार करते हैं? कबीर ने मुस्कुराकर हाँ कहा। प्रिया ने मासूमियत से कहा, प्यार तो दादी और टैडी भी करते हैं पर वो तो ऐसे किस नहीं करते जैसे आप करते हो। कबीर को उसके भोले से सवाल पर मुस्कुरा दिया और बोला, मेरा प्यार उनसे अलग है। कमेंट फॉर नेक्स्ट पार्ट।